500 गैंग्स मॉड्यूल्स को 10 मदर गैंग्स कंट्रोल करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई उन 10 में से सिर्फ एक गैंग का है। बहुत सारी कहानी है कि वो लॉ का स्टूडेंट था, वो उसने कभी लॉ नहीं ज्वाइन किया। लॉरेंस बिश्नोई के एक डायरी का जिक्र किया है। राहुल गांधी की रैली होती है फिरोजपुर में, जहाँ पे शेरा कुब्बन 500-600 गाड़ियाँ अरेंज करता है और उसी दौरान रैली के बाद जो पोलिंग डे पे एक मर्डर कर देता है। वो गैंग्स ऑफ पंजाब की बात आ रही है, इसमें अभी उत्तर प्रदेश के जो बाहुबली नेता हैं उनकी भी एंट्री होगी और उसको मिल जाता है मुख्तार अंसारी, और मुख्तार अंसारी उसको पूरा अडॉप्ट करता है, लेकिन डिम्पी वो वेपन मुख्तार अंसारी को दे देता है, जिससे उसकी धनंजय के साथ झगड़ा हो जाता है। तवे से मारता है जो बड़ा बदमाश है जेल का, और मारने के बाद फिर बम्बिया का नाम हो जाता है, और फिर वो अनाउंस करता है कि ये बम्बिया की जेल है। तो बम्बिया की लॉरेंस के साथ राइवलरी थ्रू जग्गू भगवानपुरिया हुई। पिछले सालों में जो रिकवरी होती थी बॉर्डर पे 30-35 थी पूरे साल में, 100 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, और ये सब पाकिस्तान की तरफ से है। रैंडम तो मार नहीं दिया सिद्धू मूसेवाला को एलिमिनेट किया जाता है, तो फिर उस हीरो की जगह कौन ले रहा है? अमृतपाल सिंह सडनली कैसे आ गया पंजाब में? सिद्धू मूसेवाला के मैं घर गया हूँ तो उसके ड्राइंग रूम में ओरिजिनल ग्रेटर पंजाब का मैप लगाया हुआ। उसने अनमोल बिश्नोई को मूसेवाला के मर्डर के 1 महीने पहले इंडिया से डुप्लीकेट पासपोर्ट पे निकाल दिया था, उसको अमेरिका भेज दिया। तो लॉरेंस बिश्नोई, मैं बिलीव करता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का छोटा हिस्सा है। तो फिर हो सकता है इसके पीछे खालिस्तानी भी हों। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, बीते कई सालों से आप पंजाब के अलग अलग गैंगस्टर के बारे में देख और सुन रहे होंगे, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई प्रमुख तौर पे है। लेकिन आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, इनका ताल्लुक पंजाब से है। इनका नाम है जुपिंदर सिंह। ये द ट्रिब्यून अखबार के डिप्टी एडिटर हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें जो एक किताब है हु किल्ड मूसेवाला, और ये खोजी पत्रकार हैं। इनके नाम एक कीर्तिमान भी है कि इन्होंने भगत सिंह की जो खोई हुई पिस्टल थी वो भी बरामद की थी। तो कई किताबें ये लिख चुके हैं, और जो इनकी रिसेंट किताब आई है वो किताब है गैंग्स ऑफ पंजाब। अब जाहिर सी बात है, इस किताब में जो पंजाब के गैंगस्टर हैं उनका जिक्र होगा, उनके किस्से कहानियाँ इसमें शामिल होंगे। ये किताब आप जरूर पढ़िएगा, लेकिन इस किताब के जो कई चैप्टर हैं उस चैप्टर को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। जुपिंदर जीत सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू अरविंद जी, बहुत ऑनर है, बिकॉज मेरी बुक की रिसर्च में आपका काम का मुझे बहुत हेल्प हुई। आपकी इंटरव्यूज़, आपकी इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्ट्स, आपने काफ़ी गैंगस्टर्स के बारे में बोला, तो मैंने कोशिश की है आपको बीच में थैंक्स देने की भी बुक। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो मैंने किताब पढ़ी आपने काफ़ी डेप्थ में जाना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इस किताब में एक चैप्टर है लॉरेंस बिश्नोई का, और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह की बातें होती हैं। लेकिन इसमें जिक्र है कि किस तरह से एक पुलिस स्टेशन में एक जनरल सिंह है, वो लॉरेंस बिश्नोई को देखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई क्या है? आपकी किताब की नज़र से लॉरेंस बिश्नोई क्या है? आपने क्या देखा? लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या जाना? कहाँ का रहने वाला है? कैसे क्राइम में उतरा? क्या जाना? लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का अबोहर एक टाउन है, उसके पास उसका विलेज है। उसकी प्रोनाउंसिएशन है 2 तारियां वाली, लेकिन अगर आप उसको ऐसे देखते हो तो दुतरां वाली है। दुतरां वाली विलेज, या तो वो बहुत अच्छी फैमिली से है। उसकी 110 एकड़ के करीब उसकी लैंड है, और ये एक ऐसा पैटर्न है जो आप पंजाब के सभी गैंगस्टर्स में देखो। कोई गैंगस्टर गरीब नहीं है पंजाब का, कोई भी गैंगस्टर पैसे के लिए नहीं बना है। तो लॉरेंस बिश्नोई भी उनमें एक है। वो एक अच्छा लड़का था, और उसका जो फादर है उसने +2 तक पास की है, उसकी मदर ग्रेजुएट है, और उसका नाम लॉरेंस इसलिए रखा जाता है बिकॉज वो बहुत गोरा चिट्टा लड़का था जब पैदा हुआ, और उसकी मदर चाहती थी कि इसको मैं लॉरेंस पब्लिक स्कूल जो सनावर में इतना बड़ा स्कूल है उसमें उसको मैं पढ़ाऊँ, और वो उसी लॉरेंस के नाम से उसका नाम लॉरेंस रखा गया। अदरवाइज़ वो हिंदू बिश्नोई है, और लॉरेंस तो क्रिश्चियन नेम है। तो उसकी पढ़ाई होती है। उसके फादर की 6 सिस्टर्स हैं, और वो सबका लाडला है।
तो उसकी इनिशियल पढ़ाई अजमेर में हो रही है, राजस्थान में, फिर वो वापस आता है अबोहर में, वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल खुल जाते हैं, वहाँ होती है, फिर वो डीएवी स्कूल जाता है 15 सेक्टर चंडीगढ़ में, और उसके बाद वो जाता है डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में। लेकिन डीएवी स्कूल चंडीगढ़ में जाते तक लॉरेंस बिश्नोई शुरू से बहुत ब्रांड कॉन्शियस रहा था, और वो 8th ऑनवर्ड्स उसके पास मोटरसाइकिल होता था, और जब वो डीएवी स्कूल गया है तो उसके पास गाड़ी थी, जीप थी उसके पास, और वो वहाँ पे एक चंडीगढ़ बड़ा शहर है अबोहर के मुकाबले, पंजाब में सबसे बड़ा शहर है, तो वहाँ बहुत बार होता है कि जो छोटे शहर से आते हैं वो बड़े शहर में अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं। वहाँ पे तो मैं हूँ, अबोहर में तो मैं हूँ, तो ये बहुत बड़ा समस्या आती है कि मैं कौन हूँ, और मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ। तो उसको वो वहाँ पे मिला, उसको कुछ अपने फ्रेंड्स मिले जो पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, जिनमें एक है विक्की मिड्डू खेड़ा, जिसका 2021 में मर्डर हुआ। तो विक्की मिड्डू खेड़ा उस समय इलेक्शन में इन्वॉल्व था, और उसको सपोर्ट चाहिए थी अच्छी, और लॉरेंस बिश्नोई के पास पैसा भी था, और उसके सडनली वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन था, और उसके अच्छे दोस्त भी बन गए थे। अगर आप अमीर होते हो, आपके पास गाड़ी होती है, कॉलेज में आपके दोस्त बन ही जाते हैं, साइड किक्स बन जाते हैं। तो उसने विक्की मिड्डू खेड़ा की इलेक्शन में हेल्प करनी शुरू कर दी। हालांकि वो अंडर ग्रेजुएट भी नहीं था, वो +1 में ही था। ओह अच्छा, लेकिन तब वो +1 से ही स्टूडेंट इलेक्शन में है। बहुत सारी कहानियां हैं कि वो लॉ का स्टूडेंट था, वो उसने कभी लॉ नहीं ज्वाइन किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में कभी नहीं किया, वो डीएवी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर तक ही पढ़ा है। तो वहाँ पे उसका लॉरेंस बिश्नोई का था, एक लीडरशिप थी उसमें कि मैं आगे हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं लीड करूंगा। तो इसी लीड के चक्कर में वहाँ पे एक लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई में वो ही इज़ वेरी अग्रेसिव, कुछ गोलियां भी चलाता है और एक कार को आग भी लगा देता है, और वो इलेक्शन वो हार जाते हैं। तो वहाँ से जब उसको पहला उसकी अरेस्ट होती है तो उसको चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में भेजा जाता है। तब तक लॉरेंस बिश्नोई एक स्टूडेंट लीडर है, और जेल में उसकी एक्सपोजर मिलता है रॉकी फाजिल का, जो पंजाब का नंबर 1 गैंगस्टर था। तो वहाँ पे उसको मिलता है शेरा खुब्बन, अनदर बिग नेम, जयपाल पुल्लर, और उसको 2-3 आर्म स्मगलर्स भी मिलते हैं। एक आर्म स्मगलर हैं जो सबके साथ कॉमन है। तो एक लड़के स्टूडेंट लीडर का एक्सपोजर हो गया बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ जिनके नेटवर्क है, और रॉकी फाजिल का बहुत रिलेशनशिप था डिफरेंट पॉलिटिशियंस के साथ, स्पेशली अकाली दल के पॉलिटिशियंस के साथ। शेरा खुब्बन का रिलेशन था कांग्रेस पॉलिटिशियंस के साथ। तो ही इज एक्सपोज टू ऑल दैट, और वहां से फिर उसकी जर्नी शुरू होती है जो अभी भी चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करते हुए आपने पुलिस स्टेशन में जर्नैल सिंह हाँ। का जिक्र किया, क्या था मतलब, कैसे पुलिस स्टेशन? जरनैल सिंह हैं शेरा खुब्बन के फादर। तो मेरी जो ये बुक है ये 10 गैंगस्टर्स की कहानी है, राइट। और उसमें स्टार्ट होती है डिम्पी चंदपान, जो फर्स्ट गैंगस्टर था जो टेररिज्म के दौरान उठा 1980s में, अगेन पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट इलेक्शन से। उसने एक मक्खन सिंह नाम के स्टूडेंट लीडर का मर्डर किया था, और तब से वो डिम्पी चंदपान से शुरू होकर लॉरेंस बिश्नोई 10वां चैप्टर है, लेटेस्ट है जो। तो 10 गैंगस्टर हैं, उनमें से 2 गैंगस्टर जिंदा हैं, एक लॉरेंस बिश्नोई, एक गुरप्रीत सेखो। तो डिम्पी चंदपान, इन सब की मैंने 10 इसलिए की है कि मैं पंजाब के गैंगस्टरिज्म की कहानी इनकी लाइफ से मैंने सुनाई। और भी गैंगस्टर हैं, हो सकता है मैं इसका सीक्वल करूं, बिकॉज 10 तो ये ऐसे हैं जिनकी कहानी में कुछ मुझे सिमिलैरिटी, कुछ पैटर्न मिले थे। तो मैं आपका क्वेश्चन भूल गया। नहीं, मैं लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहा था कि एक पुलिस स्टेशन में हाँ, जरनैल सिंह, या तो जरनैल सिंह हैं शेरा खुब्बन के फादर, जो उस टाइम का वन ऑफ द प्रोमिनेंट गैंगस्टर था। और शेरा खुब्बन एक प्लेयर था, हैमर थ्रो करता था वो, और उसको नेशनल जूनियर में अवार्ड मिला हुआ है। तो उसका फादर उसको स्पोर्ट्स विंग में डालता है, जहाँ उसकी लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई के बाद लड़ाई बढ़ती जाती है, वो अपने दोस्त ले आता है, दूसरी पार्टी अपने दोस्त, जैसे लड़कों की लड़ाई होती है। और पुलिस का काम होता है कि लड़ाई को आप सेंसिटिव होकर देखो कि यार ये तो कॉलेज के बच्चे हैं, लेकिन पुलिस किसी पॉलिटिशियन के दबाव में, तो शेरा खुब्बन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से होता है, वो बढ़ता ही जाता है। तो जो जरनैल सिंह है, जरनैल सिंह ने शेरा खुब्बन को पाला है। वो कहता है कि मैंने शायद इसको कभी पानी नहीं पिलाया, इसने पानी मांगा है तो मैंने दूध या जूस ही दिया था इसको, और वो बहुत तगड़ा था। और शेरा खुब्बन की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग थी। तो शेरा खुब्बन की जब कोर्ट में डेट होती थी तो जरनैल सिंह उसको मिलने जाता था, और कोर्ट की डेट में वो देखता था कि उसको कितने यंग लड़के मिलने आ रहे हैं।
वो तो परेशान था कि मेरा बेटा नेशनल अवार्ड जीतना था, इसने ओलंपिक्स में जाना था, और ये कोर्ट में एज अ डाकू या एज अ मर्डरर है, और इसको लड़के मिलने आ रहे हैं। तो उसने मेरे साथ इंटरव्यू में बोला कि मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे से एज अ बाप क्या गलती होगी, कौन से पॉइंट पे मुझे इंटरवीन करना चाहिए था कि मैं अपने बेटे को उस रास्ते पे चलने से रोक सकूं, और मेरे से वो मिस हो गया, मेरी गलती है। तो उसने कोशिश की जो लड़के उसको मिलने आते हैं उनमें मैं इनको मैं बचाऊं किसी तरह। उन सब लड़कों में मिलने वालों में लॉरेंस बिश्नोई था, जो शेरा खुब्बन के लिए बादाम पिस्ते लेके आता था। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई। यस, और वो जब इन्होंने उससे पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं अंकल मैं ये हूँ और आपके गांव के पास ही रहता हूँ और मैं लॉ कर रहा हूँ, और वो इंग्लिश में बड़ी अच्छी बात करता है, एंड लॉरेंस बिश्नोई इज़ वेरी गुड लुकिंग, है ना। तो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन था। तो जरनैल सिंह ने अपनी इंटरव्यू में मुझे भी बताया, और उन्होंने और भी पंजाब के जर्नलिस्ट को यूट्यूब में बताया था दैट कि मैं फिर उनके घर गया, किसके? लॉरेंस बिश्नोई के घर गया, और क्योंकि मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया तो मैं चाहता था मैं इसको बचाऊं, और वो उनके घर गया तो लॉरेंस के पेरेंट्स को मिला है, और लॉरेंस के पेरेंट्स को मिलके उनका जो कहना था कि वहाँ डेथ जैसी साइलेंस है, जो मदर है वो सिर्फ रो रही है और बाप है वो बिल्कुल चुप बैठा है। तो ये लॉरेंस बिश्नोई, जिसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही है 700 गैंग मेंबर्स हैं, कनाडा कह रही है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और उसका फियर है चारों तरफ, और उसके घर में मौत जैसा सन्नाटा है। क्यों? बिकॉज बच्चे वापस नहीं आ रहे, लॉरेंस बिश्नोई कभी वापस नहीं आने वाला, छोटा भाई है वो भी अनमोल बिश्नोई, वो भी गैंगस्टर हो गया, क्या मिला उनको 110 एकड़ में। उन्होंने तो बेटे को वहां भेजा था वकील बनने के लिए, बिकॉज उनके एक रिलेटिव जज हैं। तो माँ बाप ने क्या सपना देखा था और लॉरेंस बिश्नोई ने क्या किया। तो वो जरनैल सिंह की बात मुझे बहुत, और ही ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खोया है, शेरा खुब्बन एक पुलिस इनकाउंटर में मारा गया था, और वो कहते हैं मैंने कोशिश की कि उसके पेरेंट्स को जाके समझाऊं कि किसी तरह इसको इंटरवीन करूं। एक्चुअली इंटरवेंशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंटरवेंशन कौन करेगा? पेरेंट्स कर सकते हैं, फ्रेंड्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, पुलिस कर सकती है, लॉयर, जुडिशरी, ये सब कुछ ही कर सकते हैं। आप और मैं जर्नलिस्ट तो बहुत देर बाद आते हैं, हम तो सिर्फ समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर मौका मिलता है तो हम इंटरवीन भी कर सकते हैं, है ना। तो वो उनको बहुत अफसोस है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए इसमें। आपने अपनी किताब में ये लॉरेंस बिश्नोई के एक डायरी का जिक्र किया है, जी क्या है वो डायरी? किसने लिखी है? क्या लिखा है? हाँ, वो डायरी के कुछ पन्ने हैं। एक्चुअली काफ़ी जो गैंगस्टर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे हैं। जैसे जयपाल भुल्लर का चैप्टर है इसमें। तो जयपाल भुल्लर जेल में बात ही नहीं करता था, वो सिर्फ बुक्स पढ़ता था, और वो पंजाब की हिस्ट्री की बुक्स बहुत पढ़ता था, और वो इंग्लिश फिल्में देखता था। जब वो उसका कैलकाटा में एनकाउंटर हुआ तो उसके पास बेशुमार फिल्में मिली उसके लैपटॉप में, और 80 फेक आइडेंटिटी कार्ड्स मिले, यानी कि वो 80 उसकी आइडेंटिटीज थी डिफरेंट। इतना बड़ा उसका नेटवर्क था। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जितने भी मैंने, पुलिस की जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है, जो उसकी काफ़ी आपके पास भी है, वो आपने भी उस पर प्रोग्राम बनाया था, और उसके फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स तो मिलते नहीं हैं, उनके चाचा हैं वो मिलते हैं। तो वो बताते हैं कि वो शांत रहता था शुरू से ही, और वो लिखता रहता था, राइट। तो उसके डायरी के कुछ पेजेस मुझे जस्ट बाय चांस मुझे मिले, और पुलिस सोर्सेज से, आप जानते हो जर्नलिस्ट है ना, तो ऐसे मुझे मिले। फिर मैंने कंफर्म किया पुलिस से, और उनकी रिलेटिव से मैंने कंफर्म किया है कि ये है। तो वो पेज मैंने इसलिए यूज़ किए हैं बिकॉज मेरा एक एज अ जर्नलिस्ट ये है कि मैं गैंगस्टर को ग्लोरीफाई नहीं कर सकता, और ग्लोरीफाई करने वाला है भी कुछ नहीं, है ना। इतने लोगों को ये मार रहे हैं, इतने घर बर्बाद कर रहे हैं, जो इनका दुश्मन है उसका घर बर्बाद है, जो इनका दोस्त है उनका घर बर्बाद है। तो उसके पन्नों में क्या मिलता है? लॉरेंस बिश्नोई अकेला जब जेल में बैठा है तो वो राजा नहीं है, वो जेल में बैठा है, और वो क्या कह रहा है वहां पे? उसके रिग्रेट्स हैं, उसके 2 रिग्रेट्स हैं लाइफ के। क्या? और ये लेसन है हर उस यूथ के लिए जो गैंगस्टर बनना चाहता है। उसके रिग्रेट हैं कि मेरी माँ ने मुझे चंडीगढ़ बड़ा अफसर बनने, बड़ा वकील बनने भेजा था, और आज मैं ऐसी जगह पे हूँ कि मेरी माँ को 7 गेटों में से होके मुझे मिलना पड़ता, और वो भी परमिशनें लेके।
तो मेरी क्या ज़िंदगी है। और दूसरा रिग्रेट है कि मेरा भाई जो ब्लाइंडली मुझे फॉलो करता था, अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई, जिसको मैंने बच्चे की तरह रखा है, और मैं बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वो मुझे फॉलो कर गया और वो भी जेल में है। तो ये लॉरेंस बिश्नोई की लाइफ है। तो और कितने लोग हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में जिनके लिए लॉरेंस बिश्नोई एक आइडल है। अंकित भादु था, उसके ऊपर भी एक चैप्टर है इसमें। उसका लाइफ का गोल ही था कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई बनना है। वो मर्डर इसलिए कर रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को अट्रैक्ट करे, और उसने कर भी लिया। लॉरेंस बिश्नोई ने उसको एरिया का हेड बनाया। तो ऐसे ही अभी जो मूसेवाला किलिंग में एक शूटर पकड़ा गया है, तो उसका नाम भी अंकित ही है। तो उस शूटर का दोनों हाथों से गोलियां चलाता है वो। तो उसका भी लाइफ का गोल है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बनूं। बट लॉरेंस बिश्नोई का खुद का क्या हाल है? मैं चाहता हूँ यही बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप विस्तार से जो आपके लॉरेंस बिश्नोई की डायरी के पन्ने हैं उसके बारे में बताएं कि लॉरेंस क्या लिखता है, सिलसिलेवार जितना आपको याद हो वो बता सकते हैं अपने बारे में। किस तरह से उसकी मदर मिलती है और कैसे अपने भाई के बारे में वो डिस्क्राइब किया उसने। हाँ, मदर तो उसकी जेल में उसको मिलने नहीं आ रही है, जो जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन। और अब तो लॉरेंस बिश्नोई ऐसी जेल में है जहाँ उसको कोई और स्टेट की पुलिस भी नहीं आती। तो जैसा मैंने आपको ब्रीफ में बताया, 3-3.5 पेज हैं जो उसमें से जो रेलिवेंट पार्ट है उसमें वो पूरा डिस्क्राइब करता, अपनी जर्नी डिस्क्राइब करता है। वो डिस्क्राइब करता है कि उसका इनिशियल एजुकेशन उसने कहाँ रखी थी, और वो बीच में हनुमान जी का बहुत जिक्र करता है, बीच में उनको बहुत प्रणाम करता है। और साथ में वो वो लिखता है कि मैं छोटे शहर से आके बड़े शहर में खो गया। ये उसने खुद लिखा हुआ है उसमें। फिर वो जिक्र करता है अपनी माँ का, अपने रिलेटिव्स का, और कैसे क्राइम होता गया है। और वो कह रहा है कि सब कुछ होता गया और आगे 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 होता गया, और मैं रुक नहीं पाया। फिर वो अपनी इस रिग्रेट्स की बात करता है कि मेरी मदर अब मुझे मिल नहीं सकती, और मेरा भाई भी मुझे फॉलो कर रहा है। अनमोल के बारे में क्या लिखा है कुछ कायदे से, उसके क्या उस डर है उसको? अनमोल के बारे में उसने लिखा है कि मेरा सबसे बड़ा अफसोस है कि मेरा भाई मुझे फॉलो कर रहा है, और मैं चाहता था कि वो अच्छी ज़िंदगी जिए, वो मुझे फॉलो ना करे, लेकिन अनमोल के लिए मैं ही सब कुछ हूँ। तो अनमोल ने वही कुछ किया है जो मैंने किया है। जैसे हम बचपन में जो मैं करता था, जो मैं खाता पीता था, वही वो करता था। और खैर उसने डायरी में जिक्र नहीं किया है, पर उसने अनमोल बिश्नोई को मूसेवाला के मर्डर के 1 महीने पहले इंडिया से डुप्लीकेट पासपोर्ट पे निकाल दिया था, उसको अमेरिका भेज दिया था। तो उसने कोशिश की है अपने भाई को प्रोटेक्ट करने, पर जब आप दूसरों का घर बर्बाद करते हो तो आपको भी तो फेस करना ही पड़ेगा ना। अनमोल बिश्नोई की बात, कब अनमोल बिश्नोई को इस क्राइम में लाने वाला, आप तो बता रहे थे कि श्रेया वो पहले से जाके लोगों से मिलता जुलता था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। लॉरेंस बिश्नोई का गुरु कौन था? आप गुरु किसे कह सकते हैं? रॉकी फजील का? लॉरेंस बिश्नोई अपना गॉडफादर और बिग ब्रदर मानता था विक्की मिड्डू खेड़ा को। तो विक्की मिड्डू खेड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा स्टूडेंट लीडर था। बाद में वो यूथ अकाली दल में गया, और विक्की मिड्डू खेड़ा ने खुद कोई क्राइम नहीं किया हुआ, उसका कहीं क्राइम में नाम नहीं है। और पर वो उसकी एसोसिएशन थी डिफरेंट स्टूडेंट लीडर्स के साथ, जो बाद में उसने यूथ अकाली दल ने किया। तो मैं कभी मिल नहीं पाया विक्की मिड्डू खेड़ा को, लेकिन उसकी फैमिली और जो अकाली से मुझे पता चला है कि वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट उसकी बहुत अच्छी थी, उसकी ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी। इसलिए वो बहुत अगर कहीं इशू होता था तो वो विक्की मिड्डू खेड़ा बैठ के मसला सॉल्व कर देता था। और उसने रॉकी फाजिल्का के भी वो क्लोज था, वो सबके क्लोज था। ही वॉज फ्रेंड ऑफ एवरीवन और वेरी सॉफ्ट स्पोकन। तो जब उसका मर्डर हो जाता है विक्की मिड्डू खेड़ा को, जिसको पुलिस कहती है कि विक्की मिड्डू खेड़ा को इसलिए टारगेट किया गया कि वो लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त है। ये बम्बिहा एक राइवल गैंग है पंजाब में 500 से ज़्यादा गैंग्स और मॉड्यूल्स हैं। अच्छा। और उन 500 गैंग्स मॉड्यूल्स को 10 मदर गैंग्स कंट्रोल करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई उन 10 में से सिर्फ एक गैंग का हेड है। एक का जग्गू भगवानपुरिया है, एक रिंदा है जो पाकिस्तान में है और डिफरेंट है। तो उसमें तो विक्की मिड्डू खेड़ा के ऊपर ये शक किया जा रहा था बम्बिहा ग्रुप की तरफ से। दविंदर बम्बिहा एक गैंगस्टर था, वो भी एक कबड्डी प्लेयर था, और वो भी एक मर्डर केस में इन्वॉल्व होके वो भी गैंगस्टर बन जाता। और जो आप फिल्मों में देखते हो
कि जेल में वो बहुत सॉफ्ट और सुंदर लड़का था, और अगेन 30-40 एकड़ लैंड थी उसकी, तो उसको जेल में हैरस किया जाता है जैसे सुंदर लड़के को किया जाता है, और उसने फिर वो जेल में एक आदमी का अटेम्प्ट, मतलब ऑलमोस्ट मार ही देता है उसको। बिल्कुल प्रॉपर फिल्मी कहानी है जो हम देखते हैं जेल में। तो बम्बिहा लॉरेंस बिश्नोई का राइवल था, और ये तो विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर बम्बिहा गैंग ने किया, बिकॉज दे सेड कि ये उनके क्लोज है। और बीच में सिद्धू मूसेवाला का नाम आया था, बिकॉज सिद्धू मूसेवाला का किसी टाइम मैनेजर होता था शगनप्रीत, उसने विक्की मिड्डू खेड़ा की रैकी करवाई थी और उनके शूटर्स का उनको ठहराव दिया था, उनकी व्हीकल भी अरेंज किया था, वो उसके उन्होंने जगह भी दी थी। हालांकि शगनप्रीत उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भाग गया, वो पकड़ा नहीं गया, और बाद में उसने अभी एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू में बोला कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो विक्की मिड्डू खेड़ा ही था जो लॉरेंस बिश्नोई का खास था। और लॉरेंस बिश्नोई की जो इंटरव्यूज हैं जो अब तो बैन कर दी है हाई कोर्ट ने, जो उसने एक पंजाब की कस्टडी में दी है और दूसरी का पता नहीं अभी तक, उसमें वो कहता है कि मेरा भाई था विक्की मिड्डू खेड़ा। जो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे ये गैंग है, तो जैसे अगर गैंग लीडर एक दूसरे को टारगेट नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरे के जो क्लोज हैं उनको टारगेट करते हैं। सॉफ्ट टारगेट्स, या तो इन्होंने भी फिर सॉफ्ट टारगेट गेम। सिद्धू मूसेवाला प्राइम टारगेट नहीं था, जो बाद में मेरी बुक के बाद काफ़ी सी चीज़ें और पता चलती हैं, काफ़ी लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, लेकिन वो सॉफ्ट टारगेट था। संदीप नंगल अंबिया जो कबड्डी प्लेयर है, तो उसका भी जग्गू भगवानपुरिया के साथ था। जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई दोनों की एसोसिएशन थी। अब उन दोनों अलग हो गए हैं, और इसी तरह गोल्डी बराड़ था, वो भी अब अलग हो गया है। तो ये था वहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई। अब लॉरेंस बिश्नोई की तो आपने बात की, अब चलते हैं रॉकी फजील्का जिसका आपने जिक्र किया। ये रॉकी फजील्का क्या था? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए अभी गैंग्स ऑफ पंजाब की बात आ रही है, इसमें अभी उत्तर प्रदेश के जो बाहुबली नेता हैं उनकी भी एंट्री होगी, क्योंकि जो पूर्वांचल के माफिया हैं वो जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ गुल खिलाते हैं। तो अभी लॉरेंस बिश्नोई के चैप्टर में, रॉकी फाजिल्का के चैप्टर में और कई गैंगस्टर के चैप्टर में जो उत्तर प्रदेश के माफिया हैं उनका भी नाम का जिक्र आने वाला है। अभी वो बताएंगे पत्रकार महोदय। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा उसमें। हाँ, तो रॉकी फजील्का के बारे में बात करते हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई का गुरु आप कह सकते हैं। हाँ, उसने इनफैक्ट वो देखो सबसे बड़ा तो था डिम्पी चंदबान, जो फर्स्ट था, और डिम्पी चंदबान को अडॉप्ट कर लिया था मोहम्मद अंसारी ने, जो मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी। तो पहले हम डिम्पी की बात कर लेते हैं, चूंकि आपने बोला ना कि जी 1983 के बाद पहला गैंगस्टर या कौन था? डिम्पी चंदबान। डिम्पी चंदपान एक विलेज है पंजाब में। एक्चुअली ना पंजाब का जो मालवा रीजन है, बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट, जो सेंट्रल मालवा है, वैसे तो पटियाला भी उसमें है, लुधियाना भी उसमें है, तो सेंट्रल मालवा का ना एक 50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जहां से 10 में से 7 गैंगस्टर उस 50 किलोमीटर से आए हैं, और सभी लैंडलॉर्ड है। अच्छा, मतलब गरीबी और मुफलिसी की वजह से कोई गैंगस्टर नहीं बना? नहीं, शौक? बिल्कुल नहीं। मेरा जो इसका सबटाइटल है वो है गन्स, ग्रीड एंड गर्लफ्रेंड्स। तो इसमें जो ग्रीड है, गन्स तो ऑब्वियस है, गैंगस्टर है उसके पास गन होगी, और वो गन्स को बड़े फ्लैम्बॉयंटली डिस्प्ले करते हैं अपने सोशल मीडिया पे। तो जो ग्रीड है वो ग्रीड पावर की है उनको, वो ग्रीड पैसे की नहीं है। और गर्लफ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड्स की हम बात बाद में कर लेंगे। हर गैंगस्टर की लाइफ में एक गर्लफ्रेंड का रोल है, गुड एंड बैड, तो वो हम बाद में करते हैं। तो डिम्पी चंदपान भी चंदपान विलेज से है, और वो विलेज से आ रहा है चंडीगढ़, खालसा कॉलेज में वो पढ़ रहा है, और वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहा है। उसका एक दोस्त है संदीप पाऊ का एक अलग कहानी है, उसकी अलग किताब है। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, वो मर्डर्स में इन्वॉल्व है, वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, और अब वो बिल्कुल फ्री जिंदगी, केसेस कुसी से बरी होके बठिंडा में अपनी लाइफ बिता रहा है। और वो सबके साथ है, वो डिम्पी चंदपान का फ्रेंड भी था और बाद में उसका दुश्मन भी था, राइट। तो चंडीगढ़ की जो पंजाब यूनिवर्सिटी इलेक्शंस है वो 1978 से शुरू होती है, उससे पहले इलेक्शंस नहीं होती थी। तो पहले 3-4 साल तो यूनानिमसली हो गया, फिर पता चला कि ये पावर है, तो कई ग्रुप्स बन गए। उन ग्रुप्स में फिर आपस में उनके लिए मसल पावर चाहिए, और मसल पावर आती है आउटसाइडर से। तो डिम्पी चंदपान वहाँ एक ग्रुप को सपोर्ट करता था, और दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता था मक्खन सिंह,
और मक्खन सिंह ने जो डिम्पी चंदपान ग्रुप ने अपने राइवल्स के पोस्टर नहीं लगाने दिए, राइट। तो देन मक्खन सिंह कम्स ऑन द सीन और वो इंश्योर करता है कि मेरी पार्टी के पोस्टर लगेंगे। एंड और बहुत स्ट्रांग बंदा, वो करनाल से, हरियाणा से है। तो और वो डिम्पी चंदपान को बहुत बुरी तरह से पीटता है पब्लिकली सबके सामने। और वो ये बात डिम्पी चंदपान भूल नहीं पाता और वो बाद में उसका मर्डर कर देता है। और उसका आप देखो, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मर्डर्स हुए हैं एक दूसरे के, किसी भी मर्डर में कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ है। और डिम्पी चंदपान का एनीवेज चलो, तो मक्खन सिंह के मर्डर में कोई कन्विक्ट नहीं हुआ। उसके बाद डिम्पी चंदपान भाग जाता है और उसको मिल जाता है मुख्तार अंसारी, और मुख्तार अंसारी उसको पूरा अडॉप्ट करता है और उसको वेपन्स और उसको जो भी उसका गॉड फादर वाली ट्रेनिंग है, उसके सिर पे हाथ रखना, वो करता है। मुख्तार अंसारी उस वक्त पंजाब की जेल में था? नहीं, वो जेल में नहीं था। मुख्तार अंसारी तो अभी जेल में आया है 2017 के बाद आया वो पंजाब जेल में। वो जानबूझ के आया था, बिकॉज वहां पे तो एनकाउंटर हो रहे थे यूपी में। हाँ, तो वहां से तो सारे भाग गए थे तब ना। तो उसको एक बिल्कुल ही फेक केस में उसको पंजाब की जेल में रखा गया था। उसके ऊपर केस था कि उसने एक वहां पे प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का बड़ा बिजनेसमैन है, उसने कंप्लेंट कर दी जी कि मुझे एक्सटॉर्शन कॉल आई मुख्तार अंसारी की। और सरकार थी कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस की सरकार, और सबको पता है मुख्तार अंसारी कांग्रेस के बहुत क्लोज था। तो उन्होंने मुख्तार अंसारी को अरेस्ट कर दिया और उसको रोपड़ जेल भेज दिया। और जेल के बाहर ही मुख्तार अंसारी की फैमिली रहती थी। अब कौन अंदर रहता था, कौन बाहर रहता था, ये मिस्ट्री वाली बात है। और उससे बड़ी बात है कि उसका जो मालिश करने वाला, उसका जो खाना बनाने वाला, वो उनके ऊपर केस डाला गया रेलवे लाइन को इलीगल क्रॉस करने का, जिसकी कि थाने में बेल हो जाती है। उनकी 2 साल बेल नहीं हुई और वो मुख्तार अंसारी के साथ ही रहे। तो ये 2017 से 19 तक की बात है। ये अलग कंट्रोवर्सी। तो डिम्पी चंदपान फिर उसके साथ मिलके, किसके मुख्तार अंसारी के साथ मिलके वो किडनैपिंग्स करता है। तो बद्दी है चंडीगढ़ के पास, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, हिमाचल में पड़ती है वो। वहाँ से वो किडनैपिंग करता है और रैंसम लेता है। उसके बाद उसको मिल जाता है उसी गैंग में अपना सपोर्टर मिल जाता है रॉकी फाजिल का। तो रॉकी फाजिल का के फादर का मर्डर कर देता है उसका छोटा भाई। अच्छा। हाँ, तो और वो पर ही इज़ वेरी शाय, वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और वो भी बीच में इन्वॉल्व हो जाता है। और उसको लगता है कि डिम्पी चंदपान एक बड़ा नाम है और मैं इसके साथ एसोसिएट होऊंगा, बिकॉज उसके शुरू से पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है। किसके? रॉकी फाजिल का भी, राइट। तो इसलिए वो उसके साथ है और उसके साथ सभी किडनैपिंग्स में है। फिर ये पुणे में एक ज्वेलर के, डायमंड ज्वेलर की किडनैपिंग करते हैं और वहाँ पे ये लोग पकड़े जाते हैं। डिम्पी चंदपान भी पकड़ा जाता है, रॉकी फाजिल का भी। और उस जो किडनैपर था, जो डायमंड ज्वेलर था, उसको सुबह मॉर्निंग वॉक पे ये किडनैप करते हैं और उसके डॉग को गोली मार देते हैं। तो वो बहुत बड़ा केस था, वो सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया है। तो वहाँ पे वो डायमंड ज्वेलर ने जब उसको पुलिस ने छुड़ाया तो उसने 300 से ज़्यादा व्हीकल्स पुलिस को गिफ्ट किए थे, पुणे पुलिस को। 300 से ज़्यादा व्हीकल्स। किसने? दैट डायमंड ज्वेलर ने, एज ग्रेटिट्यूड कि आपने मेरी जान बचाई। अच्छा जी। तो उसके बाद डिम्पी चंदपान उस जेल में है और उस टाइम उसको वहाँ से निकालना है। तो पहले वो मुख्तार अंसारी के साथ है। इसी बीच में इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, रॉकी फाजिल का और डिम्पी चंदपान का। लड़ाई झगड़ा ये होता है कि डिम्पी चंदपान पहले पकड़ा जाता है और वो पुलिस को उस होटल में ले आता है जहाँ पे ये सारे ठहरे हुए हैं। तो सब ने उसको बोला कि तू तो पकड़ा ही गया था, तो हमें क्यों मरवाया तूने। और फिर जो रैंसम का अमाउंट आया उसमें से 50% डिम्पी चंदपान अपने पास रखता था, बाकियों में 50% ही, मतलब 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है, बाकियों में वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। मुख्तार अंसारी? हाँ, मुख्तार जो अपना 50% था उसमें से मुख्तार अंसारी को देता था। तो बाकियों को ये था कि हमें क्या मिल रहा है इसमें ना। तो वो शुरू से ही हुआ। तो जो मुख्तार अंसारी के राइवल गैंग्स थे, गैंग मेंबर्स थे वहाँ पे, रॉकी फाजिल का उनके क्लोज हो। डिम्पी और फजिल, रॉकी फजिल का उस वक्त मुख्तार अंसारी के लिए काम कर रहे थे। मुख्तार अंसारी किडनैपिंग करवाता था और किडनैपिंग का 50% मुख्तार अंसारी को, 50%। अब ऐसा नहीं कह सकता, मतलब जो रैंसम मुख्तार अंसारी करवाता था वो उसका ज्यादातर हिस्सा डिम्पी चंदपान रखता था अपने पास और छोटा हिस्सा बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। रॉकी फाजिल का था और बाकी लोग थे।
और अपने हिस्से में से वो मुख्तार अंसारी को कुछ देता होगा या जो भी करता होगा, या वो मुख्तार अंसारी के नाम पे थ्रेटनिंग या एक्सटॉर्शन कॉल्स करता होगा, जो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, ये था। तो जो मुख्तार अंसारी का वहां पे पहले फ्रेंड होता था धनंजय सिंह, बाद में उसका राइवल हो गया, रॉकी फाजिल का उसके क्लोज हो गया। तो डिम्पी चंदपान ने डिम्पी चंदपान अभी जेल में ही है, पूना जेल में, और डिम्पी चंदपान क्लोज है सिमरनजीत सिंह मान के। सिमरनजीत सिंह मान, जैसे आपको पता है कि अकाली दल अमृतसर है, उसका वो लीडर है और वो खालिस्तान आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉग है वो उसका। ओके। और वो ओपनली खालिस्तान किया वोटरी है और उसकी स्पीचेस होती है। तो सिमरनजीत सिंह मान का बहुत रोल है डिम्पी चंदपान की लाइफ में। मेरी उनसे भी बात हुई, मैंने उनको इंटरव्यू किया, वो कहते हैं कि मैंने इसको क्राइम से दूर करने की कोशिश की थी, राइट, बिकॉज ही वॉज, पहले वो IPS ऑफिसर होते थे और उन्होंने उसकी शादी करवानी चाहिए थी एक लड़की के साथ, जिसकी फैमिली ने मना कर दिया था कि ये डिम्पी चंदपान तो गुंडा है। और बाद में उस लड़की की कहीं और शादी हो जाती है, डिम्पी की कहीं और हो जाती है, पर वो दोनों की अपनी वाइफ्स के साथ नहीं बनती, अपने स्पाउस के साथ नहीं बनती, और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। तो जिस दिन डिम्पी चंदपान का मर्डर होता है उस दिन वो लड़की उसके साथ होती है। या तो बीच में जो बीच वाली कहानी धनंजय सिंह वाली ये थी, तो डिम्पी चंदपान कोशिश करता है कि धनंजय और मुख्तार अंसारी का समझौता हो जाए, और इस समझौते में एक जो बीच में एक और ग्रुप है जो आर्म सप्लाई का काम करता है, वो डिम्पी चंदपान को कहता है कि तुम हमारे पास आ जाओ और हम आपको AK-47 भी वो देते हैं उसको, और कुछ और वेपन्स भी देते हैं, लेकिन डिम्पी वो वेपन मुख्तार अंसारी को दे देता है, जिससे उसकी धनंजय के साथ झगड़ा हो जाता है। इसके बीच में जब वो पुणे जेल में था, तो एक हरियाणा में एक फॉल्स केस रजिस्टर करवाया जाता है डिम्पी चंदपान के खिलाफ कि उसने एक्सटॉर्शन कॉल की। उसको पुणे से ट्रांजिट से भी लेके आता है और रास्ते में डिम्पी चंदपान भाग जाता है। अच्छा, भाग जाता है? वो भाग जाता है। भागने के बाद ही ये सारा धनंजय एंड दिस एंड दैट एवरीथिंग होता है। तो बाद में फिर वो सरेंडर करता है, बहुत सालों बाद वो सरेंडर करता है। बीच में वो इलेक्शन भी लड़ने, सरेंडर करने के बाद, जेल से बेल पे आने के बाद वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करने के लिए उसको टिकट मिलती है, वही श्रोमणी अकाली दल अमृतसर की। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर बहुत प्रो खालिस्तान पार्टी है, और आपको याद होगा कि उनका जब मेंबर पार्लियामेंट बना था सिमरनजीत सिंह मान, तो उन्होंने बोला था कि मैं तलवार, जो कृपान है, वो लेके जाऊंगा पार्लियामेंट में। ये कंट्रोवर्सी हुई थी। तो वो उनका कैंडिडेट था वहाँ पे, लेकिन उसको जेल से भगाने में, पुणे की कस्टडी से भगाने में हाथ था एक और अकाली लीडर का। अच्छा, बहुत लेयर्स हैं इनके कनेक्शंस की ना उसमें। तो इस दौरान फिर जो डिम्पी चंदपान है, फिर वो कांग्रेस के भी क्लोज हो रहा है। तो ऐसी एक शाम है, जुलाई की शाम है 2006 की। तो चंडीगढ़ का बहुत फेमस जगह है लेक क्लब, लेक के साथ, वहाँ पे डिम्पी चंदपान डिनर कर रहा है, और उस डिनर में OSD है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, तो और 3-4 ब्यूरोक्रेट्स भी और बड़े बिजनेसमैन भी, उनके साथ वो डिनर कर रहा है। और तब उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है कि तुम बाहर आ जाओ, और वो अपने जो उसका नेफ्यू है साथ में, और नेफ्यू को साथ लेके वो बाहर जाता है, और वहाँ पे गर्लफ्रेंड की कार में बैठता है, और तब 2 शूटर्स आके उसको मार देते हैं, और गर्लफ्रेंड को भी पैलेट्स लगते हैं उसको। तो फिर गर्लफ्रेंड की स्टोरी है उसमें कि उसका क्या हुआ बाद में। पहले तो उसके ऊपर शक होता है कि उसी ने उसको बाहर बुलाया था, और वो उसकी कार में बैठा था, और कार उसकी ऑलरेडी मार्क्ड थी। तो वो लड़की का क्या हुआ वो उसके चैप्टर में है सारा, उसके बुक में। तो वहाँ पे ये शक होता है कि लड़की ने इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मारा इसको रॉकी फाजिल्का ने था। अच्छा, रॉकी फाजिल्का ने? यस, उसमें था बिकॉज पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन थी कि रॉकी फाजिल्का और इनकी लड़ाई हो गई है। उसी तरह लड़ाई हुई है जैसे आजकल लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की हुई है। पहले दोस्त थे, फिर अलग हो गए। तो रॉकी फाजिल्का को पुलिस पकड़ती है, लेकिन वो उसके ऊपर केस प्रूव नहीं कर पाते। हालांकि क्राइम ब्रांच जो है चंडीगढ़ की, वो वेपन भी रिकवर कर लेती है जिससे डिम्पी चंदपान का मर्डर हुआ है, लेकिन फिर भी वो एक्विट हो जाता है। ये प्रूव नहीं कर पाते कि ये वेपन उसके पास ही था। तो डिम्पी का चैप्टर? हाँ,
क्लोज। हाँ डिम्पी रॉकी फाजिल्का। हाँ तो रॉकी फाजिल्का का एसोसिएशन, अब रॉकी फाजिल्का नंबर 1 गैंगस्टर बन गया पंजाब और का। उसका एसोसिएशन धनंजय सिंह से। उसका एसोसिएशन धनंजय सिंह से, और उसका एसोसिएशन कुछ अकाली लीडर्स के साथ, शिरोमणि अकाली दल पंजाब की पार्टी, उसके साथ। और रॉकी फाजिल्का देखता है कि मैं अपने आप को कैसे बड़ा लीडर बनाऊंगा, तो वो जितने भी मेन गैंगस्टर थे, शेरा खुब्बन, गुरप्रीत सेखों, जयपाल पुल्लर, उन सबको कहता है कि मेरा हाथ आपका सबके सिर पे है। हाँ, और वो उन सबके साथ मिलके वो कुछ साल उसका काम चलता है, लेकिन फिर रॉकी फाजिल्का वो सफारी सूट पहनता था, उसको छोड़ के वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनता है। ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। और जब आप इलेक्शन में हो तो आपने अपना दामन साफ करना, और सडनली जो और आगे आने वाले गैंगस्टर हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनके एसोसिएट्स पकड़े जा रहे हैं, किसी का इनकाउंटर हो रहा है, तो शेरा खुब्बन, जयपाल पुल्लर, गुरप्रीत सेखों, वो सब एक्यूज करते हैं कि तुम गवर्नमेंट के साथ मिल गए हो और हमारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। बिकॉज अगर इलेक्शन आपने जीतनी है तो आपको तो यू हैव टू बी कि मैं बहुत लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करता हूँ एंड ऑल दैट। और रॉकी फाजिल्का उस लॉरेंस से भी कनेक्ट हो गया था, कैसे हुआ था? और रॉकी फाजिल्का उस टाइम लॉरेंस का इतना नहीं था, बिकॉज लॉरेंस ने उसके बाद स्टूडेंट, इस दौरान लॉरेंस आता है 2011 के बाद, ये है 2006, 7, 8, 9, 10 वाला पीरियड, तो वो बाद में आता है। लेकिन वो जब वो जो उसका फर्स्ट है एक्सपोजर, वो रॉकी फाजिल्का तब जेल में होता है, डिम्पी चंदमान वाले केस में। अच्छा। जब उसको तो फिर वो जब ये इलेक्शन लड़नी चाहता है 2012 की इलेक्शंस, रॉकी फाजिल्का, तो 2012 की इलेक्शन और 2012 से 14 का जो पीरियड है वो ना एक बहुत वाटरशेड पीरियड है पंजाब में। आप देखो इन्हीं 2-3 सालों में गैंगस्टर्स बढ़े, इन्हीं 2-3 सालों में पंजाब नंबर 1 ड्रग स्मगलिंग के केसेस में आ गया, इन्हीं 2-3 सालों में सडनली पंजाबी फिल्में पॉपुलर हो गई और पंजाबी सिंगर्स आगे। तो ये सब कुछ इस 2-3 सालों में हुआ है। और 2012 की इलेक्शन में रॉकी फाजिल्का लड़ रहा है अकाली दल की तरफ से, जिसको बाद में टिकट नहीं मिलती, तो वो इंडिपेंडेंट लड़ता है, लेकिन उसको टैसिट सपोर्ट है। जो शेरा खुब्बन है वो लड़ रहा है, वो कांग्रेस की सपोर्ट कर रहा है, और जयपाल पुल्लर, गुरप्रीत सेखों उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो इन दोनों गैंगस्टर्स में राइवलरी हो जाती है, और बाद में शेरा खुब्बन से मर्डर हो जाता है। राहुल गांधी की रैली होती है फिरोजपुर में, जहाँ पे शेरा खुब्बन 500-600 गाड़ियाँ अरेंज करता है, और उसी दौरान रैली के बाद जो पोलिंग डे पे एक मर्डर कर देता है वो राइवल बंदे का, बूथ कैप्चरिंग के ऊपर, और उसमें उसके ऊपर केस हो जाता है, गुरप्रीत सेखों के ऊपर केस हो जाता है बाद में। तो उसका 3 महीने बाद फिर एनकाउंटर हो जाता है शेरा खुब्बन का। अच्छा। तो जिस दिन उसका एनकाउंटर होता है उससे 2 दिन पहले वो एक गैंगस्टर के घर डिनर भी करता है, और एक गैंगस्टर है करमिती सेखों जो कि रॉकी फाजिल्का के क्लोज है, वो वहां पे होता है एनकाउंटर के टाइम। और जो शेरा खुब्बन की भी एक गर्लफ्रेंड है जो उसके साथ रह रही है, और वो शेरा खुब्बन की गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारता है सबके सामने। अच्छा। तो जब वो उसको थप्पड़ मारता है तो ये उस गैंग का, शेरा खुब्बन गैंग का नया लीडर बनाया जाता है विक्की गौंडर, एक नया विक्की गौंडर। विक्की गौंडर, वो भी उसकी भी एक चैप्टर है इसमें। तो विक्की गौंडर, जयपाल पुल्लर, गुरप्रीत सेखों, ये सब कसम खाते हैं कि हम उसका बदला लेंगे, और फिर ये परवाणु के पास रॉकी फाजिल्का को मार देते हैं। रॉकी फाजिल्का तो डिम्पी चंदपान को रॉकी फाजिल्का ने मारा। रॉकी फाजिल्का ने शेरा खुब्बन को इल्ज़ाम है कि मारा, हालांकि पुलिस एनकाउंटर है, और रॉकी फाजिल्का को जयपाल पुल्लर ने मारा। उसके बाद जयपाल पुल्लर की अपनी कहानी है, वो ऐसा गैंगस्टर था जो पकड़ा ही नहीं गया, सिर्फ एक बार पकड़ा गया वो, उसके बाद वो पकड़ा ही नहीं गया। जयपाल बुल्लर है। तो वो पकड़ा ही नहीं गया। और मेरे इन चैप्टर्स में हर चैप्टर में गैंगस्टर के पीछे एक पुलिस ऑफिसर लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पुलिस मिली हुई है और हाथ पे हाथ रख के बैठी है, एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर पीछे भी पड़ा हुआ है। तो जयपाल पुल्लर के पीछे भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट है, वो पूरा उसके पीछे लगा हुआ है, और वो उसका एनकाउंटर करते हैं कलकत्ता में, कलकत्ता पुलिस के साथ मिलकर। लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता। उसने 2 ASIs का मर्डर भी करता है, वो बहुत मर्डर करता है। तो जयपाल पुल्लर की भी अपनी कहानी है, फिर उसकी कहानी है उसके मरने के बाद 2
दो औरतें घर आ जाती हैं बच्चों के साथ कि ये जयपाल भुल्लर के बच्चे हैं, उनका डीएनए टेस्ट होता है। इट्स अ ह्यूज ड्रामा देयर। उसकी एक हफ्ता तक बॉडी नहीं उसकी क्रीमेशन की जाती। तो जैसा बदलापुर है ना, इसने इसको मारा, उसने उसको मारा, मारते गए हैं लेकिन कन्विक्शन किसी की नहीं हुई है। कोई दोषी नहीं हुआ। कोई दोषी नहीं हुआ। यस, कोई दोषी नहीं। और उसके बाद फिर अब ये लॉरेंस बिश्नोई का जन्म होता है। हाँ, लॉरेंस बीच में गुरप्रीत सेखों है। सो गुरप्रीत सेखों है ऐसा गैंगस्टर जो बड़े बड़े केसेस में इन्वॉल्व हुआ। वो सुक्खा कालवा के मर्डर में इन्वॉल्व हुआ, जिसको पुलिस वैन में मार देते हैं उसको। और बाद में वो नाभा जेल ब्रेक हुई जिसमें 6 लोग भाग गए, और खालिस्तानी टेररिस्ट था मिंटू, जो कि आरएसएस का लीडर हरमिंदर था। सिंह मिंटू। यस, जो और उसको आरएसएस लीडर रुलदा सिंह के मर्डर में वो अरेस्टेड था वो। तो ये सब बिगेस्ट जेल ब्रेक है वो पंजाब की ना। ले तो गुरप्रीत सेखों बाद में उसकी कहानी है। वो फ्लाइट स्टीवर्ड बनना चाहता था, जो मेल एयर होस्टल होते हैं वो बनना चाहता था। और बहुत ही स्ट्रैपिंग यूथ है, आप उसकी फोटोज देखो, वेरी हैंडसम। 6 फुट 4 इंच का है वो। कबड्डी खेलता था, रेसलिंग करता था सॉरी। और चंडीगढ़ आता है, उसका भी गांव वही है, मुदकी फिरोजपुर, उसी मालवा बेल्ट में। और यहाँ आके उसके बाद उसका सिर्फ ये दोष है कि वो उसको शेरा खुब्बन अच्छा लगता है। वो भी उसी राहुल गांधी रैली में क्राउड अरेंज कर रहा है, और वो देखता है कि शेरा खुब्बन को सभी लीडर इज्जत मान दे रहे हैं, तो वो भी वही बनना चाहता है। और वो उसके साथ मिल जाता है, और फिर मर्डर हो जाता है, और फिर वो इन्वॉल्व हो गया। तो उसकी भी इस बीच में कहानी है सारी। बीच में फिर विक्की गाउंडर की कहानी है, उसने कैसे बदला लिया शेरा खुब्बन के एनकाउंटर का, और फिर वो कैसे पकड़ा गया, पुलिस ने उसको कैसे मारा। फिर दविंदर बम्बिहा। हाँ, देवेंद्र बिम्बिया के बारे में थे। अब चूंकि अभी ताजा जो चल रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस दविंदर बम्बिहा। देवेंद्र, तो लॉरेंस बिश्नोई का चैप्टर तो हमें समझ में आ गया। अब देवेंद्र बम्बिहा, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो राइवल गैंग है, देवेंद्र बम्बिहा कौन था, और फिलहाल जो बम्बिहा गैंग है वो कौन चला रहा है, कैसे कैसे मर्डर हुआ, ये हमें विस्तार तो से। दविंदर बम्बिहा एक बम्बिहा गांव है, और ये एक बम्बिहा गांव है फरीदकोट में। वो वहाँ से बिलोंग करता है, और वो कबड्डी प्लेयर था। और उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे मोटरसाइकिल ले दो +1 में। और +1 करने के बाद आईटीआई का कोर्स कर रहा था वो। तो पेरेंट्स ने मोटरसाइकिल ले दिया। उनके भी 30-35 एकड़ लैंड है। और मोटरसाइकिल पे एक दिन उसका फ्रेंड कहता कि मुझे एक उसका पड़ोसी है जिसका कि किसी लड़की के साथ इंटरेस्ट था, लेकिन वो लड़की किसी और की फ्रेंड थी, सॉरी वो किसी और के फ्रेंड थी। तो इसको लव वाली बहुत ज़्यादा जेलसी हुई, तो इसने बोला कि यार उन लोगों को धमकी दे के आनी है, तो मेरे साथ चल। तो ये साथ चला गया उनके। और बम्बिहा ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है कि उसको नहीं पता था कि इसके पास वेपन है। तो उस बंदे ने गया और उस लड़की के बॉयफ्रेंड को गोली मार दी। और तो ये बम्बिहा डर के भाग गया। फिर बाद में दोनों पकड़े गए और जेल जाते हैं। और जेल में जाके उसके साथ उसको काफ़ी जो वहाँ पे बड़े क्रिमिनल हैं वो उसको फिजिकल उसकी एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करते हैं। तो वो बम्बिहा उनको फिर वो तवा होता है जिस पे रोटी बनाता है, वो तवे से मारता है, जो बड़ा बदमाश है जेल का। और मारने के बाद फिर बम्बिहा का नाम हो जाता है। और फिर वो अनाउंस करता है कि ये बम्बिहा की जेल है, यहाँ पे किसी के साथ गलत काम नहीं होगा। और वो उसको फॉलो करता है। और फिर जितने फ्रेंड्स थे उसके, जिसने उसकी हेल्प की थी बम्बिहा की, उनके फ्रेंड्स के साथ मिलके ही अपना वो गैंग बनाता है। और बम्बिहा फर्स्ट था जिसने पंजाब में एक्सटॉर्शन कॉल्स और पंजाबी सिंगर्स को एक्सटॉर्शन कॉल्स थ्रेटन करना शुरू किया था। ही स्टार्टेड दैट ट्रेंड। तो वो बहुत बड़ा नाम हो गया था। उसने कई मर्डर्स किए बाद में, और बाद में उसका भी पुलिस एनकाउंटर हो जाता है। और पुलिस एनकाउंटर करता है स्वपन शर्मा, एसएसपी, जिसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोलते हैं। उसने 50 से ज़्यादा एनकाउंटर्स किए हुए हैं। और तो स्वपन शर्मा को वो ओपनली थ्रेट करता है फेसबुक पे। कौन? बम्बिहा। ओह, तो कि तू बच के रहे। और पंजाब की हिस्ट्री में टेररिज्म के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि 2 एसएसपीज को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी, उनमें से एक स्वपन शर्मा। तो लेकिन स्वपन शर्मा ही उसका एनकाउंटर करता है। और उस एनकाउंटर में जो बच जाता है उसका साथी, वो है सुखप्रीत बुड्ढा।
और सुखप्रीत बुड्ढा है जो बाद में गैंग चलाता है लक्की पटियाल के साथ मिलके। लक्की पटियाल जैसे आपको पता है वो आर्मीनिया की जेल में है, तो वो दोनों ही अभी बम्बिहा का गैंग चला रहे हैं। तो जो गैंग की राइवलरी है वो गैंग के जो मेंबर्स हैं उनकी आपस में है। बम्बिहा और लॉरेंस की आपस में कभी ऐसे फेस टू फेस राइवलरी नहीं हुई है। बीच में एक साइड स्टोरी है, एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्लॉट है, कोई गैंग मेंबर किडनैप होता है जिसको जो कि जग्गू भगवानपुरिया किडनैप करवाता है, और जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस का एसोसिएट है। तो उस गैंग मेंबर को छुड़ाने के लिए दविंदर बम्बिहा जाता है और वहाँ पे 200 से ज़्यादा गोलियां चलती हैं। एक डिफरेंट सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा प्लॉट है जिसको मैंने सिंप्लीफाई किया है इस बुक में। तो वहाँ से उनकी राइवलरी शुरू होती है। तो बम्बिहा की लॉरेंस के साथ राइवलरी थ्रू जग्गू भगवानपुरिया हुई है, उसकी आपस में कभी कोई राइवलरी नहीं थी, आपस में वो कभी मिले तक भी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब के और देश के सबसे अमीर डॉन जग्गू भगवानपुरिया की। ये जग्गू भगवानपुरिया क्या सबसे रईस डॉन तो ही है? हाँ, जग्गू भगवानपुरिया का मेरे इस बुक में जिक्र नहीं है, पर फिर भी यस अब हाँ, पर इस समय यस ही इज वन ऑफ द टॉप। और वो उसकी मदर का भी मर्डर हो गया है और वो खुद भी इन्वॉल्व है। अभी उसके ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगे हैं, हालांकि वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में है, उनकी कस्टडी में है, असम की एक जेल में है वो। और वहाँ से तो उसका आई डोंट नो कैसे वो नेटवर्क चला रहा है, गॉड नोज, पता नहीं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई चला रहा है वैसे वो चला रहा है। तो जग्गू भगवानपुरिया का 2 मेन उसके पास कंट्रोल है, कबड्डी की लीग्स और ड्रग्स का। इन दोनों के बीच में जग्गू भगवानपुरिया का नाम आता है। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया अब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से अलग हो गया है। मुझे जो एक चीज समझ में आती है, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जैसे बम्बिहा बोले एक गाना आया था, ये पंजाबी जो गैंगस्टर हैं ये, और जो ये समझ में आया जितनी जो आपकी किताब है गैंग्स ऑफ पंजाब की, जो भी चाहे लॉरेंस बिश्नोई उसके पास 110 एकड़ की जमीन है, बम्बिहा 50 एकड़ की जमीन, बाकी जिनका आपने सारे रईस हैं। तो गन कल्चर पंजाब में क्या वो है क्या कि पावर गन, और उस चक्कर में ये जो लड़के हैं वो गैंगस्टर बनते हैं? क्या ऐसा है पंजाब के पानी में? ऐसा इसके लिए आपको हिस्ट्री और कल्चर और रिलीजन तीनों चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो पंजाब एक ऐसा एरिया है कि जो मिडल ईस्ट, मंगोलिया, अफगानिस्तान, कहीं जो भी इन्वेडर्स आए हैं दिल्ली की तरफ, वो सब पंजाब से निकले हैं। आज वाला पंजाब तो है ही, लेकिन जो ओरिजिनल पंजाब था जो आधा पाकिस्तान में चला गया, और हरियाणा हिमाचल में तो नहीं गए, वो जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा। तो अगर आप हिस्ट्री में जाओ तो जो पहले 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से मुस्लिम इन्वेडर्स आ रहे हैं, और सब वो पंजाब को रोंदते हुए आते थे, डिस्ट्रॉय करते हुए आते थे। और पंजाब के कुछ बहुत छोटे राजे थे, तो उनमें से राजे ज़्यादातर क्या करते थे, फाइट तो कर नहीं सकते थे, तो फिर उन्होंने रास्ता देना शुरू कर दिया था कि ये लो आप पैसा, ये लो ज्वेलरी, हमारे लोगों को मत मारो, अब निकल जाओ। जो इन्वेडर्स थे उनका ध्यान होता था जितने हिंदू टेम्पल्स हैं, ऑफ कोर्स दिल्ली तो था ही उनका मिशन, हिंदू टेम्पल्स में सोना, इतना दरवाजों पे भी सोना लगा होता था, तो इट वाज एन ओपन इनविटेशन फॉर इन्वेडर्स। और इंडिया शुरू से ही बहुत खुशहाल देश रहा है, इसीलिए हमारे ऊपर इन्वेजन हुई ना, हमने तो आज तक नहीं की, हमने तो सिर्फ एक हरी सिंह नलवा था। तो इतने सालों की जो सेंचुरीज, 7 सेंचुरीज तक ये काम चलता रहा। उसके बाद मुस्लिम्स का, मुगल्स का रूल आया, फिर गुरु नानक देव जी अपीयर होते हैं, वो यहाँ पे एक डिफरेंट मैसेज लेके आते हैं दैट गॉड इज वन, और आपस में लेकिन इन्वेजन्स जितनी देर मुगल रहे उतनी देर इन्वेजन्स नहीं हुई। बाद में लेट 18th सेंचुरी में फिर से इन्वेजन शुरू होनी होती है, तो तब एक सिख कम्युनिटी खड़ी हो चुकी है। गुरु गोबिंद सिंह जी की जो कम्युनिटी, जो उन्होंने खालसा राज बनाया 17th सेंचुरी में, तो वहाँ से वो एक सिख कम्युनिटी खड़ी हो गई है, और वो मुगल्स को चैलेंज करती है। तो उनका दूसरा चैलेंज था कि हम इन्वेजन्स को रोकेंगे, राइट। तो वहाँ से पंजाब का जो आपको गन कल्चर है उसका ओरिजिन वहाँ से है। हर पंजाबी हमेशा तैयार है लड़ाई के लिए, ये हमारी गुरबाणी में शस्त्रधारी होना। जो 6th गुरु थे, 5th गुरु तक सारे गुरु एक रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरुस थे जो ज्ञान देते थे कि भगवान एक है, सारी ह्यूमन काइंड वन है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन 6th गुरु ने शुरू किया कि हम
शस्त्रधारी होंगे, हमारे पास ज्ञान भी है और कटार भी है। तो वहाँ से सिखों को है, ये हमारे रिलीजन में है कि तुम शस्त्रधारी हो। और एक वहाँ का ब्लड है ऐसा, बिकॉज बॉर्डर पे बैठे हैं, अभी भी बॉर्डर पे बैठे हैं। आप देखो कितनी कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। और आप हिस्ट्री उठा के देख लो, 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स कोई भी 25 साल का ऐसा पीरियड नहीं है, मतलब 25 साल मैक्सिमम पीरियड है जब शांति रहती है पंजाब में, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। 47 के बाद 65 की लड़ाई हुई पंजाब में हुई, 65 के बाद 71 हुई, फिर 71 के बाद 1978 ऑनवर्ड्स जब निहंगों का किलिंग होते हैं, टेररिज्म हो गया, टेररिज्म ख़त्म हुआ है तो गैंगस्टरिज्म शुरू हो गया, बीच में ड्रग स्मगलिंग शुरू हो गया। तो वो इलाका ऐसा है कि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन रही है, और वो लोगों के लिए नेचुरल है वेपन रखना। फिर वहाँ पे फौजी बहुत हैं, फौजी भी आर्म्स लाइसेंस रखते हैं। तो अभी पंजाब की जो आर्म्स लाइसेंस की रेशियो है वो इंडिया में नंबर 1 है, रेशियो अगेंस्ट पॉपुलेशन। हालांकि हम आई थिंक एज पर एज पॉपुलेशन और एरिया हम 13th या 14th नंबर पे आते हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है लेकिन पीपल टू आर्म्स रेशियो पंजाबियों की सबसे ज़्यादा है। तो ये कल्चर में उनके वेपन रखना। और इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एक गन के लिए ना क्रेज है वहाँ पे, और पंजाबीज ना बहुत बहुत शो ऑफ वाली कम्युनिटी है। हम बड़ी गाड़ी रखेंगे, जेब में पैसा नहीं भी होगा लेकिन कपड़े ब्रांडेड होंगे, पंजाबियों दी बल्ले बल्ले होएगी हमेशा। ये कल्चर है हमारा। आप किसी पंजाबी को रोते हुए नहीं देखोगे। आप पंजाबी जितनी मर्जी उसमें होगा, वो हमेशा कहेगा कोई गल नहीं, रब दा भाना है, मन लवांगे, अगे देखांगे। इट्स जस्ट लाइक दैट। हम पंजाबियों के ब्लड में है कि हम 10 आदमियों के साथ पंगा ले लेंगे, चाहे हम पिटाई कर लें। हाँ ना, तो ये जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत सिखाया था ना कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, वो अभी भी है, वो हम सब में है वहाँ पे। तो इसीलिए हम शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं। और मुझ दा सवाल को तू मेरी तरफ देख किवें गया, तू मेरे को मोटरसाइकिल रेस दे के किवें निकल गया, या तू मेरी कार ਨੂੰ ओवरटेक किवें करता है। ऐसी सी बातों में तो लड़ाई होती है कॉलेजेस में। और इसको इसी चीज का फायदा पाकिस्तान आईएसआई भी उठा लेती कई बार। आपके कई गैंगस्टर टेररिस्ट बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान का तो गोल ही ये है ना कि पंजाब को बर्बाद करो, बिकॉज पंजाब फूड बोल है कंट्री की, सबसे ज्यादा राइस वीट वहां से हो रही है। हालांकि अब तो इरिगेशन करके सब जगह होने लग पड़ी है, और साथ में उनको है कि पंजाब हमेशा फोरफ्रंट में रहता है हर चीज में। और साथ में वो क्या एक्सप्लॉइट करते हैं कि जो पंजाबी है ना, वो मिस करते हैं जो ओरिजिनल पंजाब था। अब तो पंजाब इतना सा रह गया। पंजाबी सूबा मूवमेंट अकालियों ने चलाई। उन्होंने क्यों चलाई? बिकॉज कांग्रेस की सरकार बनती थी, हरियाणा के लोग, हिमाचल के लोग अकालीस को नहीं वोट देते थे, तो उन्होंने पंजाबी सूबा करके लोग भी मरवाए, और फिर अपनी उनकी सरकारें बनने लगी। खैर चलिए, ये हम पॉलिटिकल उस पर आ रहे हैं। तो जो हिस्टोरिकल आपने बोला ना पाकिस्तान का, वो इन हिस्टोरिकल रीजंस को एक्सप्लॉइट करते हैं कि भाई आपका तो महाराजा रंजीत सिंह वाला बहुत बड़ा राज था, तो हम आपको वो पुराना राज दिलवाएंगे। और ये लोग उनके पीछे लग जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि वो राज की कैपिटल तो लाहौर थी, वो मिलेंगी हमें। ये देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है जो लोग उनके पीछे लगते हैं कि हाँ ठीक है हमें दे दो वो वाला, फिर हम बात करते हैं इंडिया से। हरियाणा हिमाचल तो बाद में है ना, पहले तो हमारा लाहौर मिलना चाहिए ना, पार्टीशन का वो सारा। तो ये सारे सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर इसमें ऐड हो जाते हैं कि पंजाब का पानी हरियाणा में जा रहा है, और चंडीगढ़ हमारा था। फिर एंटी सिख राइट्स, उसकी वो जो नई जनरेशन आई है वो बहुत एक्सप्लॉइट करती है। अभी पुलिस ने 6 महीने पहले एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, और ग्रुप का नाम है 302 ग्रुप। 302 आईपीसी जो मर्डर की थी, अब तो भारत न्याय वो हो गई है। तो वो एक गैंगस्टर था जो मैक्सिको में बैठा है, उसने वो 302 ग्रुप बनाया। उसमें वो 1200 यूथ को मेंबर बनाया, और यूथ की एज है 17 से 21 साल। और पुलिस ने उसको बस्ट किया उस ग्रुप को, और फिर रीच आउट किया उन 1200 फैमिलीज में। ये कहानी छोटी सी मैंने ट्रिब्यून में की थी, लेकिन पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया कि उन 1200 लड़कों को वापस लेके आए मेन स्ट्रीम में। और लड़कों को जब पुलिस ने पूछा भाई आप 302 ग्रुप मर्डर ग्रुप में क्यों हो, कहते मेरी कॉलेज विच ना मेरी चलदी नहीं हैगी, सो मैं कॉलेज में ना अपनी रखना चाहता हूँ, मेरी पावर है कॉलेज में, बस इस बात से। किसी की छोटी लड़ाई होगी, मैंने उसको सबक सिखाना है, तो ये लोग कहते थे ये मुझे वेपन दे देंगे, इसलिए मैं इनके साथ हो गया। और वो काम क्या करते हैं
थोड़ा सा हेरोइन का पैकेट बॉर्डर से उठा के 1 किलो का बस ड्राइवर को दे दिया, बस ड्राइवर ने आगे दे दिया। तो इनका काम है मैसेज लेना और फेसबुक पे ग्लोरीफाई करना। अब जैसे गैंगस्टर्स अपनी फ़ोटो डालते हैं तो उसको लाइक करो, उसका यहाँ एक फेक पेज क्रिएट करो, उससे राइवल गैंग को धमकी दो। तो ऐसे ऐसे वो यूथ इन्वॉल्व हुए। पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया जो उन्होंने बस्ट किया और बचाया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग या बम्बिहा गैंग, उनके ये पंजाबी सिंगर्स और पंजाबी जो बॉलीवुड आप कह लीजिए, ये गैंगस्टर से इनकी इन्वॉल्वमेंट साठगांठ रहती है। हाँ, ये दविंदर बम्बिहा ने ये शुरू किया था। परमीश वर्मा, दविंदर बम्बिहा गैंग ने किया था। परमीश वर्मा पे सबसे पहले अटैक हुआ था, जो सिंगर और एक्टर है, उस पे हुआ। उसके बाद तो सारा सब पे हुआ है, सब पे अटैक्स हुए हैं, थ्रेट्स हुए हैं। गिप्पी गरेवाल ने 2 FIRs करवाई हैं, बंटी बैंस के ऊपर हुआ है, सबके ऊपर हुआ है। तो ये इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है उसके बीच में। एक्चुअल में ना मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी सडन, जैसे मैंने आपको बताया ना, ड्रग मनी बहुत आई पंजाब में। अब ड्रग मनी हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन ड्रग मनी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पंजाब ने पिछले साल 1550 किलो हेरोइन पकड़ी है, 1550 किलो, जो इंडिया में कभी नहीं पकड़ी गई। किसी भी स्टेट में एक साल में इतनी नहीं पकड़ी गई। और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सक्सेस हो गई। लेकिन पंजाब में ऑफिशियल जो हेरोइन के एडिक्ट है ना, वो 10 लाख के करीब है। गवर्नमेंट का डेटा है 10 लाख। तो अगर आप उनकी कंजम्पशन देखो तो 1550 किलो एक महीने से ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है 10 लाख एडिक्ट्स की। इसका मतलब, और एडिक्ट्स मर नहीं रहे हैं। वो मरेंगे तब जब उनको हेरोइन नहीं मिलेगी। मुश्किल से 20 मर गए, 100 मर गए साल में, राइट। तो 1550 किलो का मतलब है कि 11 महीने आपको हेरोइन की सप्लाई हो गई। तो वो सप्लाई कैसे हो रही है, और उस सप्लाई का ड्रग मनी का पैसा कहाँ जा रहा है? वो जाता है 5 जगह पे, मेनली तो 4 ही हैं। वो जाता है पंजाब में, आप देखो, आपको रियल एस्टेट डेवलपमेंट मिलेगी, मार्केट कॉम्प्लेक्स, कैफेज, आपको सैलॉन्स मिलेंगे। एक ही ब्लॉक में 4-4 सैलॉन्स हैं। फिर आपको जिम मिलेंगे हर जगह पे, और आपको पंजाबी फिल्में मिलेंगी और गाने मिलेंगे। इन सब में बहुत ज़्यादा कैश यूज़ होता है, अनअकाउंटेड कैश। वो कैश कहाँ से आ रहा है? वो ड्रग मनी है जो बॉर्डर से चल के सर्कुलेट हो रही है। और उसी ड्रग मनी, उसी कैश के पीछे गैंगस्टर्स पड़े हैं, बिकॉज उनको चाहिए कि जो ये है वो उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिए। और फिर वर्चस्व की लड़ाई है कि मैं बम्बिहा गैंग का हूँ, मैं हूँ लीडर। लॉरेंस बिश्नोई कहता है मैं हूँ लीडर, मैं सलमान खान को धमकी देता हूँ, तुम क्या चीज़ हो। तो ये उनकी बस इसी लड़ाई में चल रहे हैं। लाइफ किसी की नहीं है, लाइफ किसी की 70 साल तक किसी ने नहीं जीना। सब 4-5 साल के मेहमान होंगे, पहले भी चले गए कई, बाकी भी चले जाएंगे। लेकिन वो ड्रग मनी है, वो सबका सोर्स है इस समय, और वो फिल्मों में जा रही है, वो और जगह जा रही है। और फिर पंजाबी सिंगर्स को बहुत सडनली बहुत पैसा मिल रहा है, एक बूम आ गया पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में, और गैंगस्टर को उसमें हिस्सा चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं। अभी एक बिजनेसमैन है, गोविंदगढ़, मंडी गोविंदगढ़ इंडस्ट्रियल टाउन है, उसने एक प्रॉपर्टी ली चंडीगढ़ में 40 करोड़ रुपए की, और उस प्रॉपर्टी में उसको गैंगस्टर के थ्रेट आ गए। ये मुझे आज मिली इन्फॉर्मेशन। और बिजनेसमैन को आ रहे हैं। एक बिजनेसमैन था बठिंडा में, और वो इसने बहुत छोटे टेलर से शुरू किया था, और उसने बाद में एक रेडीमेड क्लोथ्स का शॉपिंग मॉल बनाया बठिंडा में। उस बेचारे को मार गए गैंगस्टर। अच्छा, लेकिन ये जितने भी आपने बात की, डिम्पी चंदबान, रॉकी फजिल का, लॉरेंस पे हम आखिर पड़ाव में फिर आ जाते हैं। लॉरेंस ने अपने गैंग को पंजाब से निकाल के इंटरनेशनल बना दिया यार। अभी पंजाब पुलिस लॉरेंस पे किस तरह से काम कर रही है? क्या पहले ठीक से काम हुआ, नहीं हुआ? क्या लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब पुलिस के कुछ लोगों से क्या नेक्सस हुआ क्या? और जेल से कैसे, ये सारे गैंगस्टर जेल से ही चला रहा है, सबका जेल से चल रहा है, कैसे क्या? अरविंद जी, आप तो पूरे इंडिया का कवर करते हो, कि बिना पुलिस की हेल्प के एक चोर भी पंख नहीं ला सकता ना। तो इनकी डेफिनेटली पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, पुलिस सपोर्ट भी है, हो सकता है कुछ इंटेलिजेंस की सपोर्ट भी हो। बिकॉज ये भी सच है कि अगर आपने गैंगस्टर्स को एलिमिनेट करना है तो आपको इनफिल्ट्रेट करना पड़ता है।
और जब आप इन्फिल्ट्रेट करते हो तो किसी गैंगस्टर की हेल्प भी करते हो। ये बहुत सारी बातें हैं जो बहुत सीक्रेट रह जाती हैं, कुछ हमारे तक पहुंच जाती हैं, कुछ नहीं पहुंचती। तो इसका ये नेटवर्क है और उसने वो नेटवर्क बनाया है अपना बाहर। ये बहुत बड़ी कहानी है जो आई एम श्योर कि लॉरेंस बिश्नोई बता सकता है कि उसने इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया और वो कैसे ऐसे सिक्योर बैठा है। जहाँ तक पंजाब पुलिस की बात है, पंजाब पुलिस हर महीने ऑलमोस्ट उसका रिमांड डिमांड कर रही है, लेकिन अब उसका वो NIA का है तो उसको कोई भी स्टेट पुलिस उसका रिमांड नहीं ले सकती। मेरा एक खास सवाल मैं आपको बताऊं कि बहुत से गैंगस्टर हैं जैसे लॉरेंस, अब लॉरेंस अपने आप को देशभक्त कहता है, बहुत से ऐसे गैंगस्टर हैं पंजाब के जो इटली मैक्सिको जगह पर बैठे हुए हैं और ISI से कांटेक्ट में हैं। यस, रिंदा मेनली। बहुत से ऐसे गैंगस्टर हैं जो ISI के लिए, तो आप ऐसे डिफाइन करो कि ISI पाकिस्तान या खालिस्तान उस रीजन में काम करने वाले 5 गैंगस्टर और राइवल। देखो, पाकिस्तान में जो इस समय सबसे बड़ा गैंगस्टर टर्न्ड टेररिस्ट है वो हरविंदर रिंदा। उसको इंडिया ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट किया हुआ, और एक था हैप्पी पासिया जो अभी अमेरिका में डिटेन हुआ है। तो इन दोनों का बहुत नेटवर्क था वहां पे, और इनमें से सबसे जो डेंजरस है वो हरविंदर रिंदा। जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि 10 मदर गैंग्स हैं, तो एक गैंग उनमें है हरविंदर रिंदा का और एक हैप्पी पासिया का, दोनों का था। और जो बाकी गैंग्स थे 8 गैंग, वो 4-4 डिवाइडेड है, मतलब 4 एक तरफ हैं, 4 एक तरफ हैं, और 2 गैंग्स हैं जो पंजाब दिलप्रीत का गैंग है, दिलप्रीत सिंह है का। तो ये हैं वो गैंगस्टर जो पाकिस्तान ISI से इन्वॉल्व है, और रिंदा वो गैंग है जो कि आर्म सप्लाई करता है। अब जैसे मूसेवाला मर्डर हुआ, मूसेवाला मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बरार, इन सब ने शूटर्स भेजे। 6 शूटर्स थे, 2 को पंजाब पुलिस ने मार दिया और 4 को पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा 3 को, 1 को वो जॉइंट ऑपरेशन हुआ। उन चारों ने के जो वेपन थे वो आज तक नहीं रिकवर हुए। तो अब वो केस ही नहीं प्रूव होना उसका जब तक मर्डर वेपन नहीं मिलता। वो जो वेपन थे वो रिंदा ने सप्लाई किए थे थ्रू समवन जिनको जींद हरियाणा में सप्लाई हुए, और इनका ये ब्रीफ था भी कुछ भी हो जाए, मर्डर करने के बाद वापस जाओगे और आप ये गैंग्स वहीं पे एक बंदे आएगा उसको डिपॉजिट करोगे, और वो दे दिए उन्होंने। वो जो उन चारों ने जो वेपन्स यूज़ किए हैं वो कहाँ हैं, वो कहाँ से आए थे, कहाँ गए, ये किसी को नहीं पता। और वो पाकिस्तान के हैं, जो हरविंदर रिंदा है पाकिस्तान का, वो ही सब कुछ ये इसमें इन्वॉल्व है और वो गैंगस्टर को दे रहा है। इसका और बड़ा अभी एविडेंस मिला है, पिछले साल का जो पुलिस डेटा रिलीज हुआ, 350 स्मॉल वेपन्स आए हैं पाकिस्तान से। स्मॉल वेपन्स को टेररिस्ट नहीं यूज़ करते, गैंगस्टर्स यूज़ कर रहे हैं। और वहाँ पे आपको टर्की के ग्रेनेड्स और पाकिस्तान आर्मी के जो अबेंडेंड ग्रेनेड्स हैं वो रिकवर हुए हैं। 350 पिस्टल, ऐसा लगता है कि 350 है, लेकिन उससे पिछले सालों में जो रिकवरी होती थी बॉर्डर पे 30-35 थी पूरे साल में। 100 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, और ये सब पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। और वो ऑफकोर्स रिंदा और उसके जो इतने भी ग्रुप्स हैं, बब्बर खालसा हो गया, दूसरे ग्रुप्स हैं, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। तो गैंगस्टर और ड्रग स्मगलर और टेररिज्म का बहुत डेंजरस कॉकटेल बना हुआ है पंजाब में। पुलिस स्टेशन के बाहर ग्रेनेड ब्लास्ट हो रहे हैं। अभी 2 पुलिस वालों को मार दिया वहाँ पे। पंजाब में एक बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, और एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है जो पुलिस बना रही है। इट्स अ लाइन, राइट। और उस लाइन के ऊपर पूरे CCTVs लगे हैं कि अगर कोई बॉर्डर से आ भी गया या ड्रोन से ड्रग्स आ गए तो इस लाइन से आगे नहीं जाएंगे। तो वो पुलिस वाले वहाँ पे पहरा दे रहे हैं और उनको 2 लड़के मार देते हैं, और बाद में उनमें से पुलिस एक लड़के का एनकाउंटर करती है। वो अलग कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो फेक एनकाउंटर एंड ऑल दैट है। पुलिस कह रही है कि वो लड़के ड्रग एडिक्ट थे और उनको ड्रग्स नहीं मिला, तो उन्होंने ISI के कहने पे उसमें तो उन्होंने ISI का नहीं, उन्होंने नाम दिया है इसका तालिबान, तहरीके हिंदुस्तान तो तालिबान, मुझे लगने तो या तो वो उसके ऊपर है। तो मतलब वो पूरा इन्वॉल्वमेंट है पंजाब को। आप 1 मिनट के लिए भी पंजाब में आंख नहीं झपक सकते, वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अभी इलेक्शन ईयर है वहाँ पे, इलेक्शन ईयर में इट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। सेंसिटिविटी का मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, ये पुलिस का डेटा है। पुलिस ने इस साल अनाउंस किया कि ये वाला साल हम डेडिकेट करेंगे फॉर वॉर अगेंस्ट गैंगस्टर, युद्ध गैंगस्टरों विरुद्ध, गैंगस्टरों के खिलाफ लड़ाई। और कैन यू बिलीव कि उन्होंने कितने लोगों को पकड़ा है? 9,700
9,700 आप देखो लड़के जेल में हैं और उनका एलिगेशन है कि वो एसोसिएट्स हैं गैंग के। वो शूटर्स नहीं है, वो मेन मेंबर्स भी नहीं है, वो भी सिर्फ एसोसिएट्स है। मेन मेंबर्स का तो पता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये आप अकेली पंजाब पे नहीं छोड़ सकते। आपको वहाँ पे पंजाब में तो आपको पूरा सी चेंज करना पड़ेगा, बहुत ग्रोथ लानी पड़ेगी। और ये मतलब ये खुद गवर्नमेंट का डेटा है। अगर मैं बोल रहा हूँ ना 10 लाख ड्रग एडिक्ट है, तो हेल्थ मिनिस्टर का असेंबली में बयान है कि हमारे 10 लाख एडिक्ट्स हैं 2023 का ये। और ये तो अभी मार्च का डेटा है 9,700। और एनकाउंटर्स पिछले 1.5 साल में 340 से ज़्यादा एनकाउंटर्स हुए हैं गैंगस्टर्स के साथ। अच्छा, आपने अपनी किताब में लिखा है पूर्व पंजाबी सीएम जो दरबार सिंह और पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की राइवलरी, ये क्या है? मतलब पंजाब में आतंकवाद का सबब बनी? ये उनकी राइवलरी तब से है जब पंजाब की वो डिवीजन नहीं हुई थी हरियाणा और हिमाचल में ना, तो वो दोनों कांग्रेस के लीडर थे, दरबारा सिंह भी और ज्ञानी जैल सिंह भी। और ज्ञानी जैल सिंह बाद में प्रेसिडेंट बने, तो दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर थे, राइट, और ज्ञानी जैल सिंह होम मिनिस्टर भी रहे। तो इन लोगों का अब जो भी पॉलिटिशियन है उसको पावर कहाँ से आती है? उसको पावर आती है यूथ से। और वो यूथ था पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बॉडी में, राइट। और वो उनकी इलेक्शन जैसे मैंने बताया 1978 ऑनवर्ड्स हुई थी। तो इन दोनों को था कि जो ये इलेक्शन में वो अभी भी है, अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी में वैसे ही पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट है सेम लेवल के ऊपर। तो वो चाहते थे कि वो ग्रुप जीते जो मेरा फॉलोअर है। ज्ञानी जैल सिंह अपना चाहता था, दरबारा सिंह अपना चाहता था, और उन्हीं ग्रुप्स की आपस में लड़ाई होती है। एक ग्रुप मक्खन सिंह का है, एक ग्रुप डिम्पी चंद पान का है। तो उन दोनों में से तो लड़ाई असल में ऊपर वाले बॉसेस की है जो दिख रही है नीचे ग्राउंड पे, और स्पोर्ट उनकी है। तो अगर ज्ञानी जैल सिंह का जोर चलता है तो वो दूसरों को अंदर करवा देता है, नहीं तो दरबारा सिंह अंदर करवा देता है। उस टाइम के पुलिस ऑफिसर्स भी चेंज होते रहते हैं। तो ये उनकी राइवलरी वहाँ पे थी। तो ये जो मेरी बुक में इसका है, उसमें मैंने उस टाइम की जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स थी उनमें जहाँ जहाँ आता था, बिकॉज जर्नलिस्ट लिखते रहते हैं कौन किसको क्या डायरेक्शन देता है। तो ट्रिब्यून आर्काइव्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, उनमें बहुत न्यूज़ आती थी अबाउट देयर राइवलरी एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग पंजाब यूनिवर्सिटी इलेक्शंस। तो जो आपसे बात की अब तक मैंने की, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो पंजाब स्टेट है वहाँ कुल मिलाकर जो गैंगस्टर या जो कुछ भी है वो एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। राजनीति, पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो गैंगस्टर रखते हैं, फिर वो गैंगस्टर जब थोड़ा बड़ा होता है तो पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश करता है, और इन सब के लिए गन की ज़रूरत होती है, और पैसे ड्रग्स मनी से आ ही रहे हैं। तो लब्बो लुआब मुझे जो है वो समझ में ये अब तक आया है। और इसमें पुलिस का कटमनी, नेताओं का कटमनी, ये बात खुलासे होते रहे, जो मुझे अब तक ये समझ में आया। लेकिन उसी में एक लॉरेंस बिश्नोई है, वो आ गया। एक मेरा आखिरी सवाल आपके, ये चूंकि आपने किताब लिखी है सिद्धू मूसेवाले पे, लॉरेंस बिश्नोई या बाकी और जग्गू भगवानपुरिया सब ने मारा, रैंडम तो मार नहीं दिया सिद्धू मूसेवाले का झुकाव गैंगस्टर की तरफ, गन कल्चर को तो वो भी बढ़ावा देते थे अपनी फिल्मों में। क्यों? मतलब 2-3 पॉइंट आपको क्या लगा, क्यों मारा? मतलब मेरा नहीं ये मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई और बाकी शूटर्स तो पॉन है उसमें। मैं बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं कर सकता, बिकॉज आप जानते हो हम जर्नलिस्टों के पास एक लिमिटेड एक्सेस है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला, पंजाब में ना एक हीरो कल्चर है। पंजाब में हमेशा हर पीरियड में एक हीरो रहा है और लोग उसको फॉलो करते रहे, राइट। कभी भिंडरांवाले था, कभी दीप सिद्धू था जो फार्म लॉज में दिल्ली में बाद में उसका मिस्टीरियस एक्सीडेंट हो गया, उसकी भी अलग कहानी है। तो सिद्धू मूसेवाला और पंजाब के कल्चर में अगर आपने किसी एजेंसी ने, वो एजेंसी कोई भी हो सकती है, वो इंडिया की एजेंसी भी हो सकती है, वो पाकिस्तान की भी हो सकती है, वो रशिया की भी, अमेरिका भी, कोई भी एजेंसी हो सकती है। अगर उन्होंने पंजाब में अपना हीरो एस्टेब्लिश करना है तो जो एग्जिस्टिंग हीरो है उसको निकालना पड़ेगा। और पंजाब का एग्जिस्टिंग हीरो था सिद्धू मूसेवाला, जो यूथ को अपने पीछे लगा रहा था। हालांकि वो इलेक्शन हार गया, राइट, लेकिन इलेक्शन के उसके अलग फैक्टर्स होते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला के बहुत एनिमीज बन गए, उसके लॉरेंस बिश्नोई गैंग बन गया उसका, बिकॉज उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो खालिस्तानी, बिकॉज खालिस्तानीज आर अगेंस्ट कांग्रेस,
84 राइट्स के लिए कांग्रेस को अभी भी जिम्मेवार माना जाता है। हालांकि कांग्रेस की सरकार भी बनी उसके बाद, कई बारी सरकार बन गई, लेकिन सेंटिमेंट है कि सरदार जो सिख कम्युनिटी, जो स्ट्रॉन्ग पंथिक सिख कम्युनिटी, हार्डलाइनर्स हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ। तो वो भी कहते थे कि सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के साथ चला गया। तो ये 3-4 थ्योरीज हैं उसकी। आप देखो कि सडनली जब ये सारी दीप सिद्धू को एलिमिनेट किया जाता है, सिद्धू मूसेवाला को एलिमिनेट किया जाता है, तो फिर उस हीरो की जगह कौन ले रहा है? अमृतपाल सिंह। एंड ही वॉज नो वन। अमृतपाल सिंह सडनली कैसे आ गया पंजाब में? वो सरदार है, लेकिन उसके बाल कटे हुए थे, वो दुबई जाता है, ट्रांसपोर्ट में काम करता है। कुछ कहते हैं ड्राइविंग करता था, ड्राइविंग तो खैर सभी करते हैं वहाँ पे। कुछ कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में था। और वो एक क्लब हाउस ऐप है, क्लब हाउस ऐप पे दीप सिद्धू का एक ग्रुप है, और दीप सिद्धू वहाँ पे आके अपनी स्पीच देता है और लोग डिस्कशन करते हैं। और अमृतपाल की सबसे पहली एंट्री होती है उस क्लब हाउस ऐप में एज अ लिसनर, बिकॉज स्पीकर का जो आपको पावर देनी है, परमिशन देनी है, वो दीप सिद्धू देगा, राइट। और तो दीप सिद्धू जब वो लिसनर है, तो बीच में वो चैटिंग में बोल रहा है, अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, और उसको बोलने का मौका मिल रहा है, और वो बहुत अच्छा बोल रहा है, अमृतपाल। और वो वहाँ से वो फिर उनकी कोर कमेटी में आ रहा है, और वो वहाँ से फिर सडनली दीप सिद्धू गायब, सिद्धू मूसेवाला एंड तो और उसके बाद दीप अमृतपाल लीडर बन गया। अब अमृतपाल का गैंगस्टर्स के साथ कनेक्शंस देखो कि जो जयपाल पुल्लर था, जयपाल पुल्लर ने सबसे बड़ी गोल्ड हाइस्ट की थी, 30 किलो से ज़्यादा सोना उसने चुराया था, राइट। और वो सोना अभी तक नहीं मिला। और अभी पुलिस ने अमृतपाल के ऊपर UAPA का केस किया है। एक उनका दीप सिद्धू का फॉर्मर कोर कमेटी मेंबर था, उसका मर्डर हुआ है, और उसके मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में एक बाहर बैठे गैंगस्टर ने पुलिस को, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये बताया कि इस बंदे को इसलिए मारा गया बिकॉज जयपाल पुल्लर का वो सोना अमृतपाल के पास है, और इस बंदे के पास हिसाब है। सो अब देखो कैसे उनकी तारें जुड़ रही हैं। लेकिन अब कुल मिला के जो मेन हीरो बन गया है, हाँ, तो अब पंजाब का, अब तो वो खैर देखो वो मेंबर पार्लियामेंट बन गया है। तो मैं उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेशली गया था ये देखने कि लोग किसको वोट डाल रहे हैं, वो अमृतपाल को वोट डाल रहे हैं या वो खालिस्तान को वोट डाल रहे हैं। किसको वोट डाल रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि हम अमृतपाल को वोट डाल रहे हैं। पंजाब में ना एक और कल्चर है, पंजाब में ये बहुत फील किया जाता है कि मुंडे नाल धक्का हो गया, मतलब कि इसके साथ धक्का हो गया, इसको पुलिस ने पकड़ के अंदर डाल दिया। अमृतपाल तो अमृत संचार कर रहा था, वो तो नशे छुड़ा रहा था, और पुलिस और पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं आया बिकॉज उनका धंधा है नशे बांटना, ये पॉपुलर है, उसको कोई खालिस्तानी नहीं मानता। इनफैक्ट उस एरिया के हिंदूज ने भी अमृतपाल को वोट डाली, जो उसके गांव के हिंदूज हैं उन्होंने भी अमृतपाल को वोट डाली है, और वो कहते हैं हम अमृतपाल को वोट डाल रहे हैं, पर अगर ये खालिस्तान की बात करेगा हम इसके साथ नहीं है। ये दोनों सेंटिमेंट्स हैं वहाँ पे। उसको क्यों वोट डाल रहे हो? मुंडे नाल धक्का होया, मुंडा था अमृत संचार कर रहे सी, वो तो स्पिरिचुअल बंदा है, एंड ही लुक्स लाइक भिंडरां वाले। तो ये ऐसा सेंटिमेंट है जो आप पंजाब का समझ नहीं सकते। वो उन्होंने अपनी तरफ से उसको सर्टिफिकेट दे दिया है कि वो खालिस्तानी नहीं है। कई तरह के खेल चल रहे हैं कुल मिला के पंजाब में। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड यार। मतलब मूसेवाला का भी, मतलब अभी तक क्या एग्जैक्ट मोटिव है वो भी अभी तक नहीं क्लियर हुआ कि वो क्या एग्जैक्ट मोटिव है। लेकिन अल्टीमेटली जो एक से एक जो सिद्धू मूसेवाला गन कल्चर को बढ़ावा, कुछ न कुछ खालिस्तान को भी बढ़ावा देने वाला सब उसका सिद्धू मूसेवाला ने एक्चुअली, उसने आर्म्स लाइसेंस की बहुत सपोर्ट की थी। उसने ये भी बोला था कि अब पंजाब को ना सिख राइट्स भूल जाने चाहिए। वाओ। हाँ, ये उसकी स्पीच थी इलेक्शन से पहले की। उसने ये बोला है कि पंजाबियों को, सिखों को आगे चलना चाहिए, हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए। और फिर उसने जिस बात से जो, क्या वो इसलिए तो नहीं बोला कि कांग्रेस में था इस वजह से? हाँ, यस। उसके बाद ही उसने, अच्छा, कांग्रेस ने उसके ऊपर 4 FIR की थी, और बाद में कांग्रेस ने ही उसको सिक्योरिटी दी थी, जो उसकी सिक्योरिटी फिर आम आदमी पार्टी ने विड्रॉ कर ली थी, राइट। सिद्धू मूसेवाला ने एक और बहुत कंट्रोवर्शियल बात की थी, जो उसका 295 सॉन्ग है ना। सो 295 सॉन्ग को मैं मानता हूँ कि वो उसका एक आइडियोलॉजी वाला बहुत मैच्योर सॉन्ग है। वो ना उस दहलीज पे पहुंच गया था कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल सिंगर बन सकता था,
आप सिद्धू मूसेवाला के मैं घर गया हूँ तो उसके ड्राइंग रूम में ओरिजिनल ग्रेटर पंजाब का मैप लगाया हुआ है, और वो कहता था कि ये मेरा ड्रीम है, पंजाब जिसमें लाहौर है और पाकिस्तान, वो सारा एरिया जो ऑलमोस्ट दिल्ली के बॉर्डर तक वाला पंजाब था ओरिजिनल, इवन बिफोर महाराजा रणजीत सिंह वाला ना, तो सप्त सिंधु वाला, तो उसने वो मैप लगाया, ये उसकी आइडियोलॉजी थी। और वो जिस बात से उसकी कंट्रोवर्सी हुई है कि उसने 295 में बोला, 295 सेक्शन है आईपीसी का, वो सेक्शन कहता है कि आपने किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकते हैं, यू कैन बी अरेस्टेड, और अब तो इट कैन बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो। हालांकि डिमांड है कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। तो उसने उसको क्वेश्चन किया था, उसने बोला कि जो धर्म के ठेकेदार आप अकेले नहीं हो, हम लोग भी हैं, हालांकि सिद्धू मूसेवाला अमृतधारी सिख नहीं है, और धर्म के ठेकेदार कौन है? अमृतधारी सिख, जो जत्थेदार हैं, जो जिनका कंट्रोल है अकाल तख्त पे या श्रोमणी गुरुद्वारा पे, जैसे हर रिलीजन के अपने अपने हैं। तो उसने उनको क्वेश्चन किया है और 5 दिन बाद उसका मर्डर हो जाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई, मैं बिलीव करता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का छोटा हिस्सा है। तो फिर हो सकता है इसके पीछे खालिस्तानी भी हो, इसके पीछे रिंदा का तो नाम है चार्जशीट में कि उसने सप्लाई किए, उनका पूरा नाम है उसमें कि वेपन्स वहां से आए हैं। सबके अपने अपने स्टेक हैं, इधर लॉरेंस का अपना स्टेक है, सबके अपने अपने स्टेक। अपना स्टेक है, और मैं बहुत कीनली वॉच कर रहा हूँ, आप भी करना, जो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर ट्रायल है, बिकॉज लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया ने अपनी स्टेटमेंट दे दिया कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं, हम तो जेल में बैठे हैं, हमारे पास ना फोन है ना कुछ और है। और इधर गोल्डी बरार का मैंने खुद इंटरव्यू किया था, और लॉरेंस, उसने बोला कि जी हम, हाँ आपने किया था, हाँ वो उसने मैंने बोला कि उसने बोला कि, मैंने पूछा, उसने बोला कि 1-2 बार रिंदा के थ्रू बातचीत भी हुई थी, फिर समझौता हुआ था। फिर उसने बोला कि इसने एक सिद्धू मूसेवाले ने एक को गोली मारी थी, लेकिन वो गोली वो मोहल्ले का इंसिडेंट था, वो कभी ऑन रिकॉर्ड ही नहीं आया वो भी बोला। लेकिन सबके जो वो है ना, जो इंटरव्यू करता हूँ मैं, जो वो मुझे पचते नहीं है, सबके अपने अपने। अब क्या इसके पीछे खेल है? हर किसी का सच अलग है, हर कोई ना कोई सच छुपा रहा है, दोनों बातें इसमें। अब बाद में एक बात ये भी आई, बाद में ये भी आई कि जो बब्बर खालसा ग्रुप थे, उनकी आपस में लड़ाई हुई कि आपने एक सरदार को क्यों मारा। अच्छा, हाँ, उनका ये भी, उनके बीच में ये भी है, ये पंजाब पुलिस की इंफॉर्मेशन है और आईबी की भी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज वो एक सिख था जो सिखों को रिप्रेजेंट कर रहा था। दलजीत दोसांझ है, सिर पे पगड़ी है ना उसके, तो जहां वो जा रहा है तो सिख कम्युनिटी ही जा रही है ना, तो ऐसे ही सिद्धू मूसेवाला था। हालांकि दोनों की चॉइस ऑफ थीम ऑफ सॉन्ग्स जमीन आसमान का फर्क है। दिलजीत दोसांझ गैंगस्टर्स के सॉन्ग नहीं करता, सतिंदर सरताज बड़ा नाम है, वो सूफी सॉन्ग्स करता है, और सिद्धू मूसेवाला तो टोटल गैंगस्टर्स वाले सॉन्ग करता था। लेकिन फिर भी वो एक सिख फेस तो था ना, तो ये बहुत हुआ है कि इसको गलत मारा गया। लेकिन गन कल्चर को बढ़ावा दे रहा था, क्योंकि मैं जहां भी देखता हूँ डेफिनेटली वो जब भी जाता हूँ, मतलब बहुत सी दिल्ली में ऑलमोस्ट हर गाड़ी के पीछे या ट्रक ट्रैक्टर या कुछ भी, तो वो AK-47 और वो सिंबल लिखा होता है। आप देखो कि अभी उसकी किलिंग के बाद जो सॉन्ग्स आए हैं, अभी उसके फादर एक सॉन्ग में आए हैं और वहाँ भी गन्स हैं और गैंगस्टर है। उसके फादर के अभी जो उसका लेटेस्ट सॉन्ग आया है, उसके फादर हैं, वहाँ भी वही सेम है, गन्स और गैंगस्टर्स अभी भी चल रहा है। तो गन और सबसे कमाल की बात है कि पंजाब ने ना एक स्पेशल जेल का सेल बनाया बठिंडा में एक मॉडर्न जेल बनाई है जो शहर से दूर है, और उस जेल के अंदर भी एक बहुत कंक्रीट ब्लॉक का अलग सेल है जिसमें पंजाब के 200 टॉप गैंगस्टर्स एंड ड्रग स्मगलर्स हैं, और हर जगह है कि यहाँ पे फ़ोन नेटवर्क नहीं चलता। और मैं वहाँ गया हूँ, सो मैं जेल्स में ना, मैंने कुछ शुरू किया था कि जेल के इनमेट्स को चेस सिखाई जाए। मैं चेस का प्लेयर हूँ, तो मुझे अमेरिका इंग्लैंड में ये बहुत रिसर्च हो रही है कि चेस से उनका दिमाग वो बिजी रहते हैं, तो आप रिफॉर्म कर सकते हो। तो हम कुछ चेस प्लेयर से मिलके की थी, और मैं वहाँ गया हूँ उस ब्लॉक में, मैंने देखा हुआ और अब वो वहाँ पे ऐसी जगह पे है जहाँ पे फ़ोन नेटवर्क नहीं है, और फिर भी गैंगस्टर बाहर एक्शन हो रहा है, एक्सटॉर्शन हो रही है, तो कौन कर रहा है? कैसे उनका नेटवर्क चल रहा है? जब आपने उनको सबको इकट्ठे एक जगह डाला हुआ है जहाँ नेटवर्क नहीं है, तो फिर ये एक्सटॉर्शन कॉल्स कौन दे रहा है?
ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। मेरा एक आखिरी सवाल है जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ये कबड्डी का जो गेम है, वो जैसे यहाँ क्रिकेट है, इसमें पैसा है, कबड्डी में गैंगस्टर कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहली चीज। और कनाडा, पंजाब की कबड्डी कनाडा और बाकी देशों में भी जाती है क्या? क्या है ये कबड्डी का गेम? क्या है? कई कबड्डी को समझने के लिए भी फिर हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और एक है पास्ट हिस्ट्री, एक है रिसेंट हिस्ट्री। रिसेंट हिस्ट्री बताइए। हाँ, मैं ब्रीफ में बताता हूँ कि जो कबड्डी की गेम है वो एक नेशनल स्टाइल है, एक पंजाबी स्टाइल है ना। नेशनल स्टाइल में 1-2 मतलब उनका डिफरेंट स्टाइल है, मैं कई बार कंफ्यूज कर जाता हूँ उसको। तो जो पंजाबी कबड्डी स्टाइल है वो ऐसा ही है कि आप जंग में हो, आप लड़ाई में हो, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहा है वहाँ पे। वो स्टाइल की कबड्डी है। वही इन्वेजन्स में इन्वेडर्स को लड़ने के लिए तो उनके साथ लड़ाई की तैयारी वाली कबड्डी थी कि हम हमेशा तैयार हैं लड़ाई के लिए। ये हिस्टोरिकली सेंचुरी से चलती आ रही है कबड्डी। जो अभी कबड्डी का बूम आया वो फिर से वही रिसेंट हिस्ट्री 2012 से 14 का जो पीरियड है, जो ये 2 साल का पीरियड है, ये पंजाब की प्रॉब्लम्स का बेस है। उसी में सडनली वर्ल्ड कबड्डी जो शुरू तो 2009 से हो गई थी, सडनली वर्ल्ड कबड्डी बिग लीग में आ जाती। तो वहाँ पे वर्ल्ड कबड्डी ऑर्गेनाइज की जाती है और पंजाब के प्लेयर्स कनाडा जाते हैं, वहाँ फाइट करते हैं, और वहाँ उनके मैचेस होते हैं। पाकिस्तान की टीम्स आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम्स आ रही हैं वो सब पंजाबी, लेकिन वो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं। और पंजाबी की कबड्डी एक्चुअल में नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो ये महीना है उसमें फार्मर फ्री है। उसने उसको पैडी को काट लिया है, धान काट लिया है उसने, और कनक को उसने बीज दिया है, तो वो फ्री है अप्रैल तक। तो इसी दौरान 3-4 महीने में कबड्डी के मेले होते हैं हर गांव में, और हर गांव में एक अपनी मूंछ का सवाल है कि मेरे यहाँ कबड्डी दूसरे गांव से अच्छी होगी, या मेरी कबड्डी का टूर्नामेंट पिछले सरपंच से अच्छा होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए कि सबसे जो बड़े प्लेयर हैं वो मेरे गांव में खेलेंगे। तो आप उनको अट्रैक्ट करते हो पैसे से। तो पैसा आपको कौन देते हैं? वही रियल एस्टेट वाले, पॉलिटिशियंस वाले। और पॉलिटिशियन तो जहाँ 5 लोग हैं, पॉलिटिशियन वहाँ आएगा कि भाई मेरी 5 वोटें खराब हो रही हैं या बन रही हैं। और फिर अगर आपको वो टीमें नहीं आ रही हैं, वो कह रही नहीं भाई ये 2 लाख रुपया कम है, हम नहीं आएंगे, तो फिर वो यूज़ करते हैं पावर का। पॉलिटिशियन से फ़ोन करवाया, पुलिस से फ़ोन करवाया, नहीं चला तो गैंगस्टर से करवाया। तो गैंगस्टर्स ही इन्फ्लुएंस करते थे कि कौन सा प्लेयर कौन सी टीम में खेलेगा और कौन सी कबड्डी लीग खेलेगा और किस गांव में खेलेगा। ये उनका कंट्रोल था। अगर नई बात मानी जाती थी तो वो गोली चला देते थे। अभी उन्होंने राणा बलाचौरिया को मारा मोहाली में, संदीप नंगल अंबिया को मारा उन्होंने वहाँ पे जलंधर में। तो ये सब उसी का हिस्सा है। और वो वहाँ पे पैसा है। कबड्डी में वो कबड्डी हो रही है मिट्टी पे, लेकिन उसमें पैसा, कैन यू बिलीव उसमें कितना पैसा है? एक आदमी, एक प्लेयर जो रेडर है, जो अंदर जा रहा है और हाथ लगा के उसने वापस आना है, एक दिन में उसने 8 हार्ले डेविडसन जीते हैं। अच्छा, एक दिन में। और लोग कहते हैं कि रेड अगर सक्सेसफुल होगी तो मैं ये दूंगा और मैं वो दूंगा, और है वहां पे बस कि हम हैं और पावर है। और फॉर्चूनर्स, डिफेंडर्स, ये गाड़ियां मिलती हैं प्लेयर्स को, और बहुत कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। यहाँ खेलते हैं सर्दियों में, फिर वहाँ कनाडा में गर्मी आ जाती है, वहाँ खेलते हैं, इटली में खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, इंग्लैंड में खेलते हैं, यूएसए में खेलते हैं। सेम प्लेयर्स जा रहे हैं। और वो कौन ये डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लेयर कहाँ जा रहा है? वो डिसाइड करता है गैंगस्टर। जग्गू भगवानपुरिया की लीग चल रही है, उसकी खुद की मेजर लीग चल रही थी, फिर बम्बिहा ग्रुप की अपनी लीग चल रही थी, बीच में लॉरेंस बिश्नोई का था, और गैंगस्टर्स का सबकी लीग्स चल रही है। कमाल की बात है, जो राणा बलाचौरिया का मर्डर हुआ तो वहाँ पे पुलिस भी प्रेजेंट थी, फिर भी वो तो वीडियो आया, वो तो दिन पॉइंट ब्लैंक पे आके उसको मार गए। और वो बहुत छोटा प्लेयर है, राणा बलाचौरी इतना बड़ा अच्छा, कबड्डी प्लेयर उसको मार दिया? नहीं, आई मीन वो मैनेजमेंट का प्लेयर, इतना बड़ा वो मैनेजमेंट का प्लेयर नहीं था, वो बस वो उठ रहा था तो उसको मार दिया उन्होंने। जो आपसे बात की मैंने पंजाब के गैंगस्टर की, पॉलिटिक्स की, वो मुझे ये समझ में आया कि मुच्छों की लड़ाई और जो गैंगस्टर हैं, मतलब कुल मिला के ये पूरा इकोसिस्टम है। पॉलिटिशियन, ड्रग मनी,
गैंगस्टर, और ये सर्किल है, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है, और अभी फिलहाल जो मुख्य केंद्र में है वो है लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि उसने बड़े बड़े, जिसमें सिद्धू मूसेवाला, सलमान खान पे हिट, बाकी पे हिट। अब बाकी इस इकोसिस्टम के ऊपर कौन है ये कभी किसी को पता नहीं चल पाता है। तो आप हमारे इस शो में आए और बहुत डिटेल में हमने गैंग्स ऑफ पंजाब की बात की है, जिसमें आपने लिखा भी है गन्स, ग्रीड एंड गर्लफ्रेंड। दोस्तों ये किताब इनकी आई हुई है, आप जरूर पढ़िएगा। पंजाब के गैंगस्टर के बारे में और गन कल्चर के बारे में आपको डिटेल में इसमें जानकारी मिलेगी। आप इस शो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और ऑल द बेस्ट इस किताब के लिए। आपको ये शो कैसा लगा, अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।